नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से के नतीजों से जुड़ी तमाम खबरें लेकर जनादेश में आपके बीच हम एक बार फिर आए हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे सहयोगी मार्क लेन हैं। नमस्कार। और हालांकि आप जानते हैं कि इस वक्त चुनाव नतीजे आ रहे हैं और हम उनका सीधा प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ देश में इस वक्त कोरोना का संकट है और कोरोना से निपटने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम सब जो कोरोना के प्रोटोकॉल से उनका लगातार पालन करें। आज मैं और मार्क यहाँ स्टूडियो में है, हमारे साथ स्टूडियो में कोई गेस्ट नहीं है और दूरी हमारी जो है हमने पर्याप्त दूरी बना के रखी है और फिलहाल क्योंकि हम 2 लोग हैं इसलिए हमने यहाँ पर मास्क भी पहना है। तो आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि ऐसा जरूर करें और साथ साथ बता दें, जब चुनाव नतीजे हम आपको बता रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी बता दें कि इन नतीजों के बाद किसी भी तरह का चुनावी जश्न मनाना या फिर कोई रैली निकालना या फिर कोई जो है विजय जुलूस निकालना वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और अगर आप इन 5 राज्यों में हैं तो ऐसे किसी भी विजय जुलूस में, किसी भी ऐसी रैली में कतई शामिल ना हो, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, गलत है। इस वक्त हमें कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, लेकिन साथ साथ खबर के तौर पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त के नतीजे परिणाम क्या कुछ हैं। मार्क। Absolutely, and what Ashok says stands. We are wearing these masks because of corona protocols that we are all following, and it is the need of the hour, especially on a day like this when people want to celebrate. There are so many candidates who are near victory, who have been declared winners, and their supporters would like to celebrate. But the Election Commission has already issued guidelines that there should not be any such celebrations because we are undergoing a second wave of COVID, which is a very deadly wave in a sense because we are seeing up to 4 lakh cases per day, and it is important that we should contain this to the best of our ability. It is our responsibility to do that. But of course, as far as the results are concerned, that is all that we're going to be discussing and analyzing as well. And the results are quite interesting, isn't it, Ashok? Because we can see that in 3 states, there seems to be the incumbent is retaining power. And in 2 states, there is likely, or in 1 union territory and 1 state, there is likely to be a change. जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मार्क ने कहा, बहुत दिलचस्प इस वक्त जो है चुनाव नतीजे और जो रुझान अब तक मिल रहे हैं बहुत दिलचस्प हैं। इससे पहले कि उन नतीजों को, रुझानों को हम बताएं, आइए शुरुआत में तमाम इस वक्त की जो हेडलाइंस हैं, सुर्खियां हैं, उन सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस क्या हैं। 4 राज्यों और 1 हुए विधानसभा चुनावों के रुझान आए सामने। असम में भाजपा की वापसी तय, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत की ओर, राज्य में भाजपा का भी बेहतर प्रदर्शन। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में रुझानों के मुताबिक सत्ता परिवर्तन तय, डीएमके को स्पष्ट बहुमत मिलने के संकेत। केरल में फिर से पी विजयन की हुई वापसी। राज्य में राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार, कांग्रेस गठबंधन के नहीं आया काम। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। चुनाव आयोग के मना करने के बाद भी मनाया जा रहा है कई जगह जश्न। चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को विजय उत्सव पर तत्काल रोक लगाने के लिए लिखा पत्र। जिम्मेदार थाना अध्यक्षों और अन्य अधिकारियों को तत्काल निलंबित किए जाने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा। और 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के रुझान नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम में भाजपा की फिर से सरकार बननी तय है। यहां पर हम आपको बता दें इस वक्त जो वहां के नतीजे हैं आपको तमाम हम दिखा रहे हैं। असम में एनडीए 78 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। जी हां, 78 सीटों के साथ एनडीए की वापसी हो रही है। चुनाव आयोग के अनुसार अब तक 126 में से 121 के, हालांकि हम 126 में से 126 के आपको रुझान लगातार दिखा रहे हैं और वो भी आपको बता दें कि यहां पर 78 सीटों के साथ
एनडीए सरकार बनाने की ओर लगातार फिर से बढ़ रही है। ये दूसरी बार है लगातार असम में बीजेपी सरकार बनाएगी। महाजोट जो है वो 47 सीटों पर सिमट कर रह गया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है कि असम में जिस तरह से बीजेपी की वापसी हुई है वो अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन बात पश्चिम बंगाल की अगर करें तो वहां पर बड़े दिलचस्प तरीके से लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है वो स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, वो लगातार स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। तीसरी बार सत्ता में उसकी वापसी तय दिख रही है, स्पष्ट बहुमत है। यहां भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी 3 सीटों पर थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी की अगर पश्चिम बंगाल में बात करें 77 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार वहां पर सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी, ममता बनर्जी से जो वहां पर पश्चिम बंगाल की सत्ता छीनने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी उसमें कामयाब नहीं हुई है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों पर चुनाव हुए थे। यहां भी सत्ता परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। यहां डीएमके गठबंधन को स्पष्ट तौर पर बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके को मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया है। हालांकि जिस तरह से अगर हम कहें तमिलनाडु में जिस तरह से सत्ता कभी एक पार्टी के पास कभी दूसरी पार्टी के पास जाती है, उस तरह से अगर देखें तो क्लीन स्वीप जैसी स्थिति जो है वो तमिलनाडु में नहीं दिख रही है। मुकाबला बराबरी का अच्छा मुकाबला हुआ, ये कह सकते हैं। स्पष्ट बहुमत मिला है डीएमके कांग्रेस को, लेकिन इसके बावजूद कह सकते हैं कि वहां पर एआईडीएमके का प्रदर्शन इतना खराब नहीं रहा। ये मत भूलिए कि इस बार जो चुनाव हुए थे उसमें जयललिता और साथ साथ जयललिता के अलावा जो करुणानिधि थे वो नहीं थे। दोनों पार्टियों के जो मुख्य चेहरे थे वो नहीं थे और उसके बीच में चुनाव हुआ। दक्षिण के एक अन्य राज्य केरल की बात करें तो वहां भी बड़े दिलचस्प चुनाव नतीजे आते दिख रहे हैं। वामपंथियों ने, लेफ्ट ने वहां पर अपना गढ़ बरकरार रखा। यहां एलडीएफ की फिर से सत्ता में वापसी तय है। दिलचस्प बात यह है कि यहां राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया था और कांग्रेस को यहां जीत दिलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को केरल की जनता ने सिरे से नकार दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद रविशंकर जुड़ चुके हैं। रवि इज विद अस। रविशंकर रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्वोदया जी, दैनिक पूर्वोदया चीफ एडिटर रवि जी। लेकिन इससे पहले कि हमारे एक और कोरोना से जुड़ी हम आपको प्रधानमंत्री से जुड़ी एक बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की है। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अरुण के साथ। अरुण, इस बारे में आप हमको विस्तार से जानकारी देंगे। अरुण, इस वक्त जो है प्रधानमंत्री ने आज बहुत अहम बैठक करी है ये, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें प्रधानमंत्री लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जगह से ऑक्सीजन की और बाकी चीज़ों की जो है अनुपलब्धता की जो है वो लगातार खबरें आ रही हैं। कैसे देखेंगे इस बैठक को और क्या कुछ इसके बारे में जानकारी आपके पास? देखिए अशोक जी, जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स चल रही है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ले रहे हैं, उसमें अब मेन मुद्दा और मेन बात यह है कि कैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। आज सबसे महत्वपूर्ण जो 2 बैठकें कही जा सकती हैं, उसमें पहली बैठक इस बात पर रही कि कैसे जो नाइट्रोजन प्लांट्स हमारे देश के अंदर हैं उनको ऑक्सीजन प्लांट्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सके इमीडिएटली, इस बात पर इस बैठक का फोकस रहा था। ये एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग रही थी। अब इस बात को हम जानते हैं कि हमारे देश में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर नाइट्रोजन प्लांट्स होता है, लेकिन अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने भी एक स्टडी करी थी और एक रिसर्च के साथ में वो आए थे कि कैसे बड़े आसानी से नाइट्रोजन प्लांट्स को ऑक्सीजन प्लांट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसी तरह से 14 इंडस्ट्रीज को इस समय पर इस मीटिंग के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है और इसमें प्राइमरीली इस बात पर फोकस रखा गया कि कैसे इन जो 14 इंडस्ट्रीज हैं, इसमें स्टील की इंडस्ट्रीज शामिल होती है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज शामिल होती है, इसमें जो नाइट्रोजन प्लांट्स लगे होते हैं उनको कैसे कुछ थोड़े छोटे मोटे टेक्निकल चेंजेस करके उनको कैसे कन्वर्ट किया जा सके ताकि वो ऑक्सीजन प्लांट्स में कन्वर्ट हो सके और वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके।
737 नाइट्रोजन प्लांट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है इन इंडस्ट्रीज के अंदर, जो प्राइमरीली जिनको ऑक्सीजन कन्वर्टिंग प्लांट्स में कन्वर्ट किया सकेगा। तो ये बहुत ही मुख्य एक तरह से मुद्दा रहा था, जो पहली एक बैठक कही जा सकती है। अशोक जी, दूसरी जो बैठक रही है, ये तो मैंने जो पहला आपको बताया कि कैसे नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया सके। अब जो दूसरी बात है कि कैसे जो ऑक्सीजन फॉर मेडिकल पर्पसेस, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सके। हम इस बात को जानते हैं, कई सारी स्टील प्लांट्स हमारे देश के अंदर है, रिफाइनरीज है, पेट्रोकेमिकल है, जिसका मैंने आप थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो इनमें कैपेसिटीज होती है कि कैसे ऑक्सीजन प्लांट्स में इनका ऑक्सीजन प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके इन प्लांट्स के अंदर, चाहे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो, स्टील इंडस्ट्री हो, तो इसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है। तो ऐसे में इस समय पर जो बड़ा फैसला एक तरह से आप कह सकते हैं लिया गया है कि पायलट बेसिस पे ऐसी 5 फैसिलिटीज को तैयार करने की बात कही गई है इस बैठक के, जो ऑलरेडी चल रही है एक तरह से इस बैठक के अंदर, जो ऑलरेडी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ये जो स्टील प्लांट है, पेट्रोकेमिकल प्लांट है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। और आइडिया ये है कि इस तरीके के कदम के साथ में ये इन प्लांट्स के पास में 10,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो होते हैं, इसको अवेलेबल कराया जा सकेगा बहुत ही छोटे से समय के अंदर ही, इस बड़े फैसले के बाद में। यानी अगर आसान भाषा में समझा जाए कि इस देश में जहां पर भी स्टील का प्लांट है, पेट्रोकेमिकल के प्लांट्स हैं, ये जो इंडस्ट्री के जो प्लांट्स होते हैं, ये ऑक्सीजन जो प्राइमरली सप्लाई कर सकते हैं, इन्हीं के पास में प्राइमरली 10,000 बेड्स तक की कैपेसिटी बहुत ही कम समय में शुरुआत की जा सकती है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। इस बात का एक तरह से जिक्र किया गया इस मीटिंग के अंदर, और कैसे इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया जा सके ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, इस बात पर फोकस रहा। तो प्राइमरीली आप कह सकते हैं कि 2 बड़े मुद्दों पर फोकस रहा। एक, कैसे स्टील प्लांट या जो पेट्रोकेमिकल प्लांट में से ऑक्सीजन को सप्लाई कराया जा सके, और दूसरा, जहां पर भी नाइट्रोजन प्लांट देश के अंदर है, उनको कैसे कन्वर्ट किया जा सके ताकि ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। इस बात पर एक तरह से बैठक का पूरा जोर रहा था। आज जो प्रधानमंत्री ने 2 रिव्यू बैठकें करी हैं इसके अंदर। अशोक जी जी Arun, for the sake of our English viewers, perhaps you can repeat some of what you said. Also, with regard to these nitrogen plants, which are going to be converted into oxygen plants, are they, in the private sector as well? Where have they been identified? Which areas of the country? And you also said that 10,000 oxygen beds will be attached to each of these. So, it will be perhaps good for our viewers if we can identify certain areas. Absolutely, Mark. So when we talk about this important meeting, the idea was as to how can availability of oxygen can be increased in our country. We know this fact that on one side we are getting international help. More than 2 dozens of countries have provided us and is continuously sending us supplies like oxygen concentrator, oxygen plants, and oxygen related infrastructure. But now the focus is as to how can domestic production as far as oxygen supplies are concerned that can be increased. So there were 2 important meetings that were taken. Just to simplify this technical jargons for our viewers, let me put it in very simple way. Recently, the Bombay IIT conducted a small study and research whereby they came out with the idea that nitrogen plants in our country with simple modifications can be converted into oxygen producing plants. So that was the focus of the meeting this time around as well, when Prime Minister reviewed the meeting. So there are various nitrogen plants in our country which are producing nitrogen for various industrial purposes. But now, by making some small changes in these nitrogen plants, these nitrogen plants can be converted into oxygen supplying plants. So that means these plants can also create or manufacture oxygen. So that was the number 1 meeting. So Prime Minister reviewed this meeting and it was conveyed to all the top government officials that as soon as possible this conversion should take place so that we can increase the supply of oxygen in our country. That's the domestic production. Number 2, that's a big aspect. We know this fact, just to simplify again for our viewers, there are steel plants in our country, there are petrochemical plants in our country, there are big companies like Tata's, Reliance Industries. All these are petrochemical companies. These are conglomerates which are into steel production and of course the petrochemical production. But these plants, the steel production plant or primarily the petrochemical plants, have also the capacity to produce oxygen supplies. So it was decided in the meeting and it was also reviewed in the meeting that if in case these steel plants and of course the petrochemical plants, if they can be upgraded so that they can also produce the oxygen supply, the oxygen manufacturing can be done. So 10,000 beds
at the moment can be can be established in the vicinity of these plants. So this will play an important role. For example, in Jamnagar we have seen this fact that 1,000 bedded hospital will also be created very soon near the Jamnagar plant over there. So this is the idea of the government as of now, that wherever there are steel plants in our country and wherever the case load factor in the state is very much high, Yes. over there, how can primarily the oxygen, the steel plant and petrochemical plants can be converted or upgraded to manufacture the oxygen, and how can the oxygen bedding facilities can be provided near the vicinity of these kind of plants, so that the oxygen supply and the healthcare infrastructure, that means the oxygen bed, that can also be made available. It is expected that more than 10,000 beds can be made available very soon. Okay. And now one more thing, Mark, that in this meeting, we know this fact that in last time during the meeting, Prime Minister Narendra Modi announced this fact that more than 550 PSA plants should be started in the hospital. So it was informed to Prime Minister Narendra Modi that various plants are in various stages of starting of this PSA oxygen plant, so that the availability of oxygen can be done. So it was a big, you can say the takeaway as far as this meeting is concerned. Now the focus is completely on, boosting up the capacities, specifically domestic capacities as far as oxygen is concerned. Yes, on one side we are getting international help as far as oxygen concentrators, oxygen plants and oxygen related infrastructure is concerned. But today's meeting was completely focusing upon the fact that how can domestic production of oxygen can be increased, as far as this review meeting is concerned, which Prime Minister Narendra Modi took today. Mark? Yes, indeed. Very important developments at this meeting, which the Prime Minister has reviewed. Arun, also, with regard to this is important with regard to the supply of oxygen. The Prime Minister's, you said that he was, reviewing various aspects of the fight against COVID. Were there any other aspects besides, also, apart from providing, let's say, beds, facilities, and also maybe the vaccination campaign? So, Mark, we have seen this fact that in a series of meetings, Prime Minister Narendra Modi is trying to review and to work on the challenges that is being posed by the COVID-19. And Yes. on various aspects, the meetings are being conducted by Prime Minister Narendra Modi. But yes, in a series of meetings, we have seen that how earlier in the meeting, Prime Minister Narendra Modi, met with with various empowered group of officials. And now Prime Minister Narendra Modi is meeting with top government officials so that the oxygen supply can be ensured. So yes, the number one aspect is, of course, the oxygen supply. Number two is about the human resources. Earlier in the morning today, Prime Minister Narendra Modi also met with the top government officials as to how can human resources primarily, that can be ensured, because there is some mismatch, there is deficit as far as human resources are concerned. So how Okay. can human resources that is required in certain places that can be ensured? That was also discussed today. So yes, it was a busy day for Prime Minister Narendra Modi as far as providing of oxygen, ensuring proper human resources development. He has also asked the top government officials that states and centers should work in coordination. Wherever states required either the bedding infrastructure or the hospital infrastructure or oxygen infrastructure, how can they be fulfilled? Number two, how can oxygen quota for various states whereby there are high caseload factor, how can that can be increased? Because on one side government is procuring oxygen, so on the other side government is also increasing the quota. Third important aspect is about the medical aspect. We know Yes. this fact that as far as the medicines are concerned, as far as injections are concerned, there is also various high caseload in various high caseload caseload states. We are witnessing that there is a requirement of various injections. So how Yes. can they be made available to the people over there in the hospitals? Oxygen supply, medical equipment, medicines primarily. So all these were discussed as far as in the series of meeting that was done by Prime Minister Narendra Modi today. बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। तो अरुण हमें जानकारी दे रहे थे इस वक्त कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री जो सीरीज ऑफ बैठकें कर रहे हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग्स कर रहे हैं, उसमें आज की बैठक जो है उसमें क्या कुछ फोकस रहा उस पर चर्चा कर रहे थे। और इसके बाद हम फिर लौटते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की तरफ। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर के लगातार परिणाम और रुझान जो हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बहुत दिलचस्प जो है ये चुनाव नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं। वोटों की गिनती चालू है। अभी ज़्यादातर जगह के हमें रुझान मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कई जगह पर जो है स्थिति जो है बहुत डेलिकेट सी कह सकते हैं कि चुनाव के हिसाब से, खास करके नंदीग्राम में जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल में मुकाबला है, वहां जो है खबर आ रही है कि आखिरी राउंड की गिनती चल रही है और लगातार वहां पर अप डाउन चल रहा था।
तो कह नहीं सकते कि वहां का नतीजा क्या होगा, उसका इंतजार है। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो जुड़े राजीव तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी जी टीएमसी के नेता हैं। राजीव जी नमस्कार। और हमारे साथ अमरजीत कौर जी जुड़ चुके हैं। अमरजीत कौर जी सीपीआई की नेता हैं। और इसके अलावा हमारे साथ रविशंकर रवि चीफ एडिटर हैं दैनिक पूर्वोदय के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव तिवारी जी, आपको बधाई। जिस तरह से ममता बनर्जी की वापसी हो रही है, क्या कहेंगे सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा इस ये जो परिणाम और रुझान हमारे सामने दिख रहे हैं? थर्ड टाइम जो है हैट्रिक बनाती दिख रही है ममता बनर्जी, सबसे बड़ा कारण क्या देखते हैं आप? विकास ही सबसे बड़ा कारण है। दीदी का विकास गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर के गांव, यही विकास जो है दीदी को जीत दिलाया। जब हम गांव के सब्जी बेचने वाले जो कर्मचारी, निम्न वर्ग के जो कर्मचारी थे, जो काम करने वाले आते थे, हम उनसे बार बार पूछते थे कि भैया आपके यहाँ क्या हाल है? बोले कि दीदी का विकास, हम लोग दीदी छोड़ के कहीं वोट नहीं देंगे। हम बोले बीजेपी का इतना हो हल्ला है, बीजेपी इतना देख रहे हैं कि गांव गांव में हो हल्ला मचाया है कि भाई बीजेपी आ रहा है। बोला नहीं, बीजेपी कभी नहीं आएगा। हम लोग दीदी को ही मानते हैं, दीदी ही विकास की है और दीदी हम लोग को देख रेख करती है। और जितना भी जो राशन का जो है फ्री राशन दीदी ही देती है, इसलिए दीदी ही आएगी, यही तो गांव के लोग बोलते थे। जी, तो राजीव तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि जो विकास है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा इस दीदी की वापसी का। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन साथ साथ ये भी जरूर चर्चा करेंगे। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, कई जगह पर टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो बाकायदा चुनाव का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। थोड़ा सा उसको भी कंट्रोल करने की शायद जरूरत है आज के दौर में। लेकिन मैं उसके पहले अमरजीत जी के पास जाऊंगा। अमरजीत जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। केरल में जिस तरह से वापसी हुई है, केरल में इस तरह के नतीजे आते नहीं थे, मतलब एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, हम बरसों से सुन रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से आपने वाम मोर्चा ने लगातार वहां पर वापसी की है, क्या आपको लगता है वहां पर बड़ा फैक्टर क्या रहा जो ये नतीजे आपके पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर? पहले के जो काम थे पिनराई विजयन की सरकार के, एलडीएफ की सरकार के, वो तो जिम्मेदार थे ही, लेकिन उसके साथ साथ कोविड सिचुएशन को जिस ढंग से केरला गवर्नमेंट ने हैंडल किया, वहाँ के जो मजदूर थे जो बाहर के राज्यों से आए हुए थे, उनको गेस्ट वर्कर कह के, उनको कम्युनिटी किचन्स चला के, पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर के जिस ढंग से हैंडल किया, वो एक काबिले तारीफ था। पेंशन दी गई लोगों को, लॉकडाउन की वेजेस दिलवाई गई लोगों को, राशन कहीं कमी नहीं होने दी, डिस्पाइट कि उनको जितना सप्लाई चाहिए था वो नहीं सेंटर से प्रोवाइड हो रहा था या एफसीआई से, लेकिन सब एफर्ट्स की गई। तो कोविड महामारी को बेस्ट तरीके से डील करने में, पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलने में जो उसने गवर्नेंस का एक स्वरूप पेश किया केरला गवर्नमेंट ने, उसने बहुत बड़ी आशा लोगों में जताई। और अब जब पूरी दुनिया ने फिर से ये रिसर्जेंस शुरू हुआ इसका सेकेंड वेव के रूप में, कहीं थर्ड और कहीं फोर्थ कहा जा रहा है, उस वेव के रूप में, उसमें भी केरला गवर्नमेंट मच प्रिपेयर्ड दिखी, क्योंकि वो गवर्नमेंट एरोगेंस में नहीं, लोगों को साथ लेके, कम्युनिटी को साथ लेके, लोगों को साथ लेके लड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग हेल्थ चाहते हैं, लोग एजुकेशन चाहते हैं, लोग पीने का पानी चाहते हैं, लोग सैनिटेशन का सिस्टम ढंग से चाहते हैं, और लोग अपने काम की सुरक्षा भी चाहते हैं, और हाथों में कुछ पैसा और राशन चाहते हैं। वो केरला की गवर्नमेंट ने करके दिखाया। इसीलिए ये हैट्रिक हुआ कि नेक्स्ट टाइम भी इतने दशकों के बाद ये हुआ कि कब हमेशा अल्टरनेट होता था एलडीएफ यूडीएफ के बीच में, लेकिन इन हेल्थ इमरजेंसी के सर्कमस्टेंसेस में लोगों ने विश्वास जताया केरला गवर्नमेंट पे, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के अंदर अगर बेस्ट परफॉर्मेंस लोगों के वास्ते काम करने की थी,
वो केरला गवर्नमेंट की थी, जिसमें दुनिया से भी तारीफ मिली। मैं इसलिए भी ये बात बोल रही हूं कि केरला में सबसे ज्यादा लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि केरला के सबसे ज्यादा लोग गल्फ में और दूसरे लोगों में काम कर रहे हैं। वहां के स्टूडेंट्स भी बहुत पढ़ते हैं बाहर, और पहला केस भी वुहान से आया था जनवरी के महीने में केरला में। तो जिन्होंने निबोला को हैंडल किया था, पहले के कोरोना को हैंडल किया था अच्छे से, उन्होंने अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखाई उस टाइम भी, जनवरी ऑनवर्ड्स, जहां की हिंदुस्तान की सरकार सो रही थी। आप जब इस टिप्पणी पे इलेक्शंस पे आए तो उससे पहले मैं पूरी समरी जो सुनाई जा रही थी आज प्रधानमंत्री की मीटिंग्स की, उसको सुनते हुए मुझे ये लग रहा था कि मुझे ऊंचे ऊंचे रोना चाहिए, इस देश की जनता के वास्ते मुझे रोना चाहिए। और फिर मुझे हंसी आ रही थी कि वो प्रिपेयर्डनेस हमारे देश की सरकार ने क्यों नहीं दिखाई। इस रिसर्जेंस की खबर तो कितने समय से आ रही, दिसंबर से खबर आ रही थी कि दोबारा से ये सब कुछ होने लगा है, और अक्टूबर में डिसाइड किया गया था कि पीएसएस बनाए जाएंगे। और आप उनको इशू कब कर रहे हैं, पैसा कब रिलीज कर रहे हैं, मार्च में रिलीज कर रहे हैं। तो पीएसएस प्रिपेयर्ड नहीं हुए और अब हाथ पैर मार रहे हैं। 40 वर्ष में पहली बार हिंदुस्तान बाहर से इंपोर्ट करेगा, तो कहां गया आत्मनिर्भरता का नारा। और आज अगर पीएसयू से कहा जा रहा है तो फिर पीएसयू को प्राइवेटाइज करने के नारे को बंद करो ना। जिस मौके के ऊपर मजदूर को, किसान को, पीएसयू को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चलना चाहिए था, उस समय पे सरकार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे हमले करती दिखी, किसानों पे हमले करती दिखी, मजदूरों के कानूनों के ऊपर हमले करती दिखी। तो कहां थी प्रिपेयर्डनेस। आज प्रधानमंत्री बिजी है मीटिंग्स के अंदर, इसलिए इन इलेक्शंस के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी मैं पूछना चाहती हूँ, अमरजीत जी, जिम्मेदारी से कैंपेन किया। अमरजीत जी, आपने कोरोना पर जिस तरह से पॉलिटिकल, आपने कोरोना पर जिस तरह से पॉलिटिकल स्पीच दिया, ठीक है, बिल्कुल आज आपको पूरा हक है उस स्पीच को देने का, अपनी बात रखने का भी। लेकिन केरल इस वक्त जो राज्य, जिन राज्यों में सबसे तेजी से कोरोना बढ़ रहा है या जिन राज्यों में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, उनमें टॉप 5 के जो स्टेट हैं उनमें केरल भी है। तो ये तो जब आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो थोड़ा सा अंतर्मन जरूर झांक लेना चाहिए। आज आप चुनाव जीती हैं केरल में, तो जरूर आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो और हम आपको बधाई भी देंगे, बिल्कुल देंगे। और आप भी कह सकती हैं कि हाँ, हमने अच्छा किया, लेकिन आंकड़े बहुत कुछ ये नहीं कहते। और दूसरी बात, आपने केरल की बात करी और केरल में आपने इतनी पीठ थपथपा ली, लेकिन अभी तक जो सुबह से काउंटिंग चल रही है अमरजीत जी, पश्चिम बंगाल, जहां पर 3 दशक तक, जी हां 3 दशक तक आपकी सरकार थी, वहां पर एक सीट पर भी, जी हां मैं फिर से रिपीट कर दूं, पश्चिम बंगाल की एक सीट पर भी लेफ्ट जो है, जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, वहां पर एक सीट पर भी बढ़त तक नहीं है। क्या कहेंगी आप इस पे भी पीठ थपथपा लीजिए। मैं ह्यूमिलिटी से इस बात को एक्सेप्ट करती हूं कि रिसर्जेंस ऑफ कोविड केसेस ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, केरला भी शामिल है। मैं नहीं कह रही कि नहीं है, अब बंगाल की बुरी हालत होने वाली है जिस ढंग से कैंपेन चली। तो जो नेग्लिजेंस हुई वो सब जगह पे हुई। इलेक्शन कमीशन ने जो रोल नहीं अदा करना था वो सब जगह पे हुआ। मैं उससे डिनाई नहीं कर रही, मैं एज ए पॉलिटिकल क्लास डिनाई नहीं कर रही, पॉलिटिकल क्लास का फेलियर है। लेकिन बंगाल के इलेक्शन का जो नतीजा है, मैं ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट कर रही हूं। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साफ हो गया, वहां ध्रुवीकरण हो गया, टोटल ध्रुवीकरण हो गया। जिस ढंग से बीजेपी ने 8 राउंड की इलेक्शन वहां पर करवाई इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और जिस ढंग से उस कैंपेन को ध्रुवीकरण किया गया, उसमें मुद्दों को छोड़ के पर्सनलाइज कर दिया गया। पर्सनलाइज गालियों में एक महिला तक की गाली और उसकी ड्रेस के ऊपर कमेंट्स किए गए, तो ये रह ही नहीं गया तिकोना चुनाव जो हम समझ रहे थे कि ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल नहीं बना। और खास करके जब हंग असेंबली का चर्चा आने लगा तो उस प्रदेश के लोग जो नफरत की पॉलिटिक्स और जहर फैलाने वाली पॉलिटिक्स, डिवीजन की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, उनमें एक डर और खौफ था, और इसलिए ये ध्रुवीकरण शार्प हो गया। नतीजा साफ है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी। आप ध्रुवीकरण की बात कर रही हैं, एक ध्रुवीकरण वहां ये भी हुआ है, जो रुझान दिखा रहे हैं, जो नतीजे दिखा रहे हैं, एक ध्रुवीकरण वहां यह भी है कि कांग्रेस और लेफ्ट ने अपना पूरा वोट जो है वो टीएमसी को शिफ्ट करा दिया है। राहुल गांधी, इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका
गांधी वाड्रा इसीलिए पश्चिम बंगाल में एक बार भी चुनाव प्रचार नहीं करने गए। मैसेज बड़ा साफ था कि यहां पर हमें वोट देने की जरूरत नहीं है, यहां पर लक्ष्य जो है वो बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है। एक ध्रुवीकरण ये भी हुआ है, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले राजीव जी के पास जा रहा हूं क्योंकि थोड़ा असम की भी बात कर लें। राजीव जी, ये जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, ये लगातार पश्चिम बंगाल की जो बात चल रही है, ये राजनीति हम असम में भी देख रहे थे। असम में भी लगातार जिस तरह से वहां पर भी ध्रुवीकरण की कोशिश थी, जो तमाम इस तरह की कोशिश जो गठबंधन बने थे, खुलकर कुछ नेता साफ तौर पर कह रहे थे हमें इस कम्युनिटी का वोट नहीं चाहिए, खुलकर कुछ नेता कह रहे थे कि ये कम्युनिटी तो हमें ही वोट देगी। तो क्या वहां पर भी जो चुनाव आज हम देख रहे हैं, परिणाम जो देख रहे हैं, क्या उसमें ध्रुवीकरण का बड़ा रोल है, भूमिका है? देखिए, ये जो चुनाव परिणाम में निश्चित रूप से ध्रुवीकरण का असर है, और यही वजह है कि आज जो कांग्रेस के पास, ये कांग्रेस गठबंधन के पास जो जितनी सीटें मिली हैं, वो उसी ध्रुवीकरण का नतीजा है। कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने भी की ध्रुवीकरण की, और लेकिन चूंकि असम में आमतौर से लोगों में वो सांप्रदायिक चरित्र है नहीं, लोग उस ढंग से उस फीलिंग को करते नहीं है। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई, क्योंकि आपने भी जैसा कहा कि एक नेता बोल रहे थे कि मुझे मुसलमान शब्द नहीं था, उनका मियाँ शब्द था, और असम में मियाँ और मुसलमान में एक फर्क है, एक सामाजिक फर्क है। दूसरी बात यह है कि फिर उन्होंने कांग्रेस महागठबंधन ने भी अपनी तरफ से ये इस बात की पूरी कोशिश की, खास करके मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने और उनके पार्टी के कुछ नेताओं ने जिस ढंग का बयान दिया, उस बयान को मैं यहाँ बोलकर उसका और प्रचार नहीं करना चाहता हूं, तो वो सीधा सीधी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आकर्षित करने का था, और जिन तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उसका असर जो हिंदू मतदाता हैं लोअर असम में उस पर पड़ा है। और ये जो आज के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, ये माना जा रहा था कि तीसरे चरण के चुनाव में भाजपा गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। बावजूद इसके कई ऐसे पॉकेट आए हैं जहां पर दिख रहा है कि भाजपा ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। देखिए, मुख्य रूप से इस बार के चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन को ये उम्मीद थी कि जो जिस तरह के दल उनके साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट पार्टी थी उनके साथ में, और भी दूसरे क्षेत्रीय दल थे, और कांग्रेस महागठबंधन को ये लग रहा था कि सीए का जो एक लंबा आंदोलन असम में चला, और खास करके अपर असम में, और उसके गर्भ से जो राजनीतिक दलों का जो गठन हुआ, राइजोर दल और असम जातीय परिषद, तो ये जो है ये भाजपा गठबंधन का, जैसे असम गण परिषद भाजपा के साथ है और असम गण परिषद एक क्षेत्रीय दल है, तो उनके वोट को काटेगी और हमें चाय बगान में फायदा होगा। चाय बगान के वोटों को बांटने की कोशिश हुई। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब ने कैंप किया अपर असम में अपनी पूरी टीम के साथ कि चाय बगान का वोट मिल जाए। भाजपा की वापसी के लिए चाय बगान का वोट का बहुत ही ज्यादा महत्व था, और इसलिए यह माना जा रहा था कि पहले चरण का जो चुनाव है वह भाजपा के लिए महत्वपूर्ण होगा, और जब चुनाव जिस ढंग से हुए उससे भाजपा को थोड़ी सी राहत दिख रही थी। एक जो दूसरी बात है, खास करके ये तो चुनाव में जो रणनीति तय हुई, यहाँ पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का जो अपना एक कार्यकाल रहा है, वो कभी भी किसी विवाद में नहीं गए और सभी कम्युनिटी के साथ उन्होंने समान ट्रीटमेंट किया है। ये चीजें साफ तौर से दिखी है। दूसरी बात, पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय असम सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में जिस ढंग से काम किया था, उस समय वो तुलना भी हो रही थी कि केरला में ज्यादा बेटर है कि असम में बेटर है, और आज भी असम में कोरोना का प्रभाव काफी है। बावजूद उसके वो क्राइसिस नहीं है, ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना तो सरकारी अस्पताल में बेड की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी पब्लिक देखती है, जनता देखती है, और शायद मतदाताओं को ये लगा होगा बिल्कुल कि दल, विचारधारा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तो शायद
जीने मरने का सवाल उठ गया चलिए, है। ये एक अच्छा ट्रेंड हो सकता है देश की राजनीति के लिए, अगर जैसा कि अमरजीत जी कह रही हैं, अगर केरल में भले ही कोरोना के केसेस बढ़े हो, लेकिन अगर वहां की राज्य सरकार ने ठीक से हैंडल किया और ये अगर चुनाव में इश्यू बना, और असम में जैसा कि आप बता रहे हैं रविशंकर जी कि बीजेपी सरकार ने वहां पर कोरोना को ठीक से हैंडल किया, अगर राज्य सरकारों का ये परफॉर्मेंस अगर चुनाव में आधार बन रहा है तो फिर ये देश की राजनीति के लिए अच्छी बात है। लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी। मां, Yes, we'll continue the discussion, but we're going to take a short break, and when we come back, we'll continue with the same panel. Do stay with us. ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। Welcome back. Let me go across to Mr. Ravishankar. Ravi, you know, there's the issue that when we talk about Assam polls, there is the issue of illegal immigration. That's been a big issue which has, you know, led to polarizing effect in the state. But how is it different in Assam and in West Bengal? Has this issue been viewed differently in both these states? That's the question that comes to mind. It is interesting कि CAA इशू असम में और यही इशू बंगाल में, यहाँ पर सीधा था कि भाजपा जिस ढंग से CAA को बंगाल में प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन इस पर असम में साइलेंट थी, और साइलेंट होने की एक वजह भी थी, वो ये कि चूंकि यहाँ पर अपर असम या जो हिंदू जो असमिया मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं इस सवाल को लेकर वरीड थे, वो उनकी चिंता थी। और दूसरा ये जो है कि कहीं ना कहीं वो जो बांग्लादेश से जो हिंदू बंगाली लोग माइग्रेट करके, ये अभी नहीं आए, काफी पहले से आए हुए हैं, और उनको सिटीजनशिप चाहिए। वो डी वोटर में वो सारे लोगों के नाम हैं जी। और उसको इशू बनाने की कोशिश एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस ने भी की, और जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने निश्चित रूप से इसको एक इशू बनाया। लेकिन एक तो कोरोना का जो प्रभाव था और उसके बाद लॉकडाउन और ये सारी जो स्थितियां थी, तो दोबारा CAA मूवमेंट खड़ा नहीं हो पाया। अपर असम में इसकी पूरी कोशिश की गई और वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। और बंगाल में जो स्थिति थी, लोगों को लगा, खास करके NRC और CAA को लेकर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई। इसीलिए मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि असम में यह इशू एक बड़ा फैक्टर नहीं बन पाया। जी हाँ, वो तो साफ तौर पर लग रहा है, क्योंकि राइजर पार्टी और इस तरह से जो तमाम जो नई पार्टियां इस इशू पे खड़ी हुई थी, वो कहीं पर भी जो रुझान है, नतीजे हैं, उनमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन एक बार फिर मैं तिवारी जी आपके पास आऊंगा, राजीव तिवारी जी, क्योंकि इस वक्त जो बाकायदा चुनाव आयोग का जो वेबसाइट बता रही है, और मैंने इससे पहले जब बंगाल की बात कर रहे थे तो मैं ये बता रहा था कि कांग्रेस एक सीट पर लीड कर रही है, लेकिन इस वक्त जो है वहां पर आजसू पार्टी जो है वो एक सीट पर लीड जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट एक सीट पर भी लीड तक नहीं कर रहे। यानी वो कांग्रेस जो विपक्ष की पार्टी थी, आज वो एक सीट पर भी बढ़त तक नहीं बनाई हुई है। और इसी तरह से वो लेफ्ट जो 3 दशक तक पश्चिम बंगाल पर शासन करता रहा, आज वो इन नतीजों में, रुझान में बिल्कुल गायब हो चुका है। राजीव जी, क्या एक अंडरस्टैंडिंग थी? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा कांग्रेस ने, TMC ने अपना वोट जो था वो पूरी तरह से TMC को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बीजेपी को आने से रोकना था। तो क्या एक अंडरहैंड डीलिंग थी TMC की इन पार्टियों के साथ? इसका कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कम्युनिस्टों ने अपना वोट जो है बीजेपी को दे दिया था, सिर्फ ममता बनर्जी को हराने के लिए, TMC को हराने के लिए। जिसका परिणाम हुआ कि लोग जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से विच्छेद हो गए, और वो लोग ममता बनर्जी ने विश्वास किया, ममता बनर्जी को श्रद्धा किया, और ममता बनर्जी ने विश्वास करके ममता बनर्जी को वोट दिया।
यही कारण है। यानी आप कह रहे हैं कि दरअसल लेफ्ट ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपना वोट बीजेपी को दे दिया था, इसीलिए जी। जनता ने सबक सिखाने के लिए लेफ्ट को इस बार बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। क्या कहेंगे अमरजीत जी आप? बड़ी सुपरफिशियली इन बातों को नहीं कह सकते आप कि वहां तब ये हुआ और अब ये हुआ। कुछ परसेंटेज ऑफ वोट इधर से उधर शिफ्टिंग होना एक अलग बात होती है, लेकिन जब एक फ्रंट मैदान में उतरता है तो वो लड़ने के लिए और जीतने के लिए उतरता है। मैंने ये कहा कि इतना शार्प ध्रुवीकरण हुआ बंगाल के अंदर, लोग फिर लीडर्स की नहीं सुनते हैं, वो अपना फैसला लेते हैं। जो कमिटेड वोटर होता है वो वोट सिर्फ देता है पॉलिटिकल पार्टी को, बाकी जो आम जनमानस है वो अपना निर्णय लेता है। और उन्होंने निर्णय लिया इस बीजेपी वर्सेस टीएमसी में, जिस तरीके से कैंपेन इतने लो लेवल का कर दिया गया कि एक वुमेन की ड्रेस के ऊपर कमेंट्स किए गए, दीदी ओ दीदी करके बोला गया, इन सारी चीजों को बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। उस ध्रुवीकरण में वाम पक्ष और कांग्रेस के मोर्चे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अदरवाइज अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट की देखते हैं तो ममता बनर्जी के परसेंटेज ऑफ वोट में थोड़ा सा गेन हुआ है, बीजेपी के वोट में थोड़ा सा नीचे को हलास हुआ है, बाकी वोट दूसरों को मिला है। पर नेचुरली उसमें जनमानस का वोट जो है इस ध्रुवीकरण में डिसाइड कर लिया कि नहीं बीजेपी को आना है, टीएमसी को आना है, तो उन्होंने डिसाइड किया। ह्यूमिलिटी से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगी, बीजेपी ने डबल पॉलिटिक्स खेली। असम में एक बात कही जो रविशंकर जी कह रहे थे कि वो चुप रहे उस मुद्दे के ऊपर, सीएए के मुद्दे को, क्योंकि नॉर्थ बंगाल के अंदर कुछ और असर हो सकता था और बंगाल के अंदर वो डिफरेंट लाइन लिए और यहाँ डिफरेंट लाइन लिए तो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और उसका ध्रुवीकरण हो गया। असम में वो खामोश हो गए ताकि उनके विरुद्ध बात नहीं जाए और नेचुरली कांग्रेस का जो फ्रंट था जिसमें हम भी साथ थे, उन्होंने नुकसान उठाया। और बीजेपी ने जिनको सेपरेटिस्ट बोलते थे, आतंकी बोलते थे, ऐसे ग्रुप के साथ भी अलायंस किया इलेक्शन के अंदर। तो ये सारी चीजें इलेक्शन के दौर के अंदर बहुत से और फैक्टर होते हैं, इसको बहुत सिंप्लीफाइड ढंग से हम नहीं देख सकते कि इन्होंने कह दिया उधर वोट कर दो। मैं डिनाई नहीं कर रही कि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर कुछ परसेंटेज ऐसा हुआ होगा, मैं डिनाई नहीं कर रही कि आज ये हो, लेकिन आज पॉलिटिकली कॉन्शियसली वहां की जनता ने डिसीजन दिया और नहीं डिसीजन दिया लेफ्ट और कांग्रेस की फेवर में, क्योंकि पूरी की पूरी जब प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम लेके वहां पहुंच गए, सीएम्स को लेके पहुंच गए और जिस ढंग का कैंपेन किया गया, तो ये भी तो देखना चाहिए ना कि उन्होंने लीड किया उस मैसिव कैंपेन को और आज कोरोना में फंसने वाला है बंगाल भी। यही मैं कहूंगी कि पॉलिटिकल क्लास का जो बिहेवियर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, देश की जनता को देखना चाहिए। अगर असम की जनता ने वो तो अभी भी पॉलिटिकल इशू बनाया है, अरे जो आप कह रही हैं अमरजीत जी, जो आप कह रही हैं वो तो अभी भी नहीं हो रहा। बंगाल में कई जगह पर टीएमसी के कार्यकर्ता निकलकर जश्न मना रहे हैं, तो तमिलनाडु से खबर आ रही है कि वहां पर बाकायदा डीएमके के पार्टी दफ्तर के बाहर जो है ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग वहां पे इकट्ठा होकर जश्न मना रहे हैं। तो वो तो पॉलिटिकल क्लास पता नहीं अभी भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे। लेकिन इस बीच सरदार आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह जी, जो आपने शायद अमरजीत जी की अगर आप बात सुन पाए थे, और लेकिन उन्होंने अमरजीत जी ने कहा कि भाई जिस तरह से असम और बंगाल को लेकर वो कह रही थी कि बीजेपी ने डबल गेम खेला, खास करके जो है सीएए को लेकर के, कि असम में वहां पर खामोश रहे लेकिन बंगाल में उन्होंने कुछ करा, इस तरह से जो है। और ध्रुवीकरण वो कह रही है कि पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो गया, जिसके कारण कांग्रेस और जो लेफ्ट है वो बिल्कुल भी आज वहां पर एक भी सीट पर बढ़त बनाते हुए नहीं दिख रहे, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने वहां पर वोटों का पूरी तरह से पोलराइजेशन करवा दिया। देखिए, कमाल की स्थिति है, जो लेफ्ट लगातार मुस्लिम ध्रुवीकरण के चलते हुए चुनाव जीतती रही बंगाल में, अलायंसेस करते हैं ये ऐसी पार्टीज के साथ जो कि ओपनली ब्लेटेंटली बंगाल में भी किए, उन्होंने ब्लेटेंटली मुस्लिम वोट के नाम पर राजनीति करते हैं और हमको ये कह रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण कर रहे थे। इन्होंने अलायंस किया, ये बता दें इनका अलायंस किसके साथ था और क्यों था उनके साथ अलायंस, और वो क्या कह रहे थे लगातार कि देश पे कोरोना का प्रकोप चाहता हूं मैं, देश में चाहता हूं कोरोना आए ताकि हिंदुस्तानियों को समझ लगे
एक सबक मिले इनके अलायंस पार्टनर के जो हेड है पार्टी के कह रहे थे। तो असल में क्या इनको किसानी बिल्ली खंबा नोचे, सब वहां से सोखड़ा साफ हो चुका है। आज एक सीट नहीं जीत रहे जो 30 साल तक जिन्होंने राज किया वहां पर, 30 साल तक जिस पार्टी ने वहां पर सत्ता संभाली, आज एक सीट नहीं जीते, सिमट कर केरल में रह गए हैं, वो भी कांग्रेस के नालायकी के कारण। तो हमको कह रहे हैं, सबके सिखा रहे हैं कि एक भाषा दूसरी भाषा, वहां पर ये अलायंस करते हैं बंगाल के अंदर और केरल में आमने सामने लड़ते हैं, तो किसकी क्या भाषा हमको मत बताइए। हमारा सीए पे स्टैंड पहले भी वही था, आज भी वही है, असम में चुनाव जीतने के पहले भी वही था, असम में चुनाव जीतने के बाद भी वही है, बंगाल में चुनाव लड़ने से पहले भी वही था और आज भी वही है। बात कर रही है ना, दो अलग अलग स्टैंड है। हमारा सीए के बारे में स्टैंड बदला नहीं। हमारी पार्टी वैचारिक तौर पे पार्टी चुनाव लड़ती है, इसलिए ये आक्षेप लगाना कि हमको स्टैंड बदलते हैं अलग है। परंतु ये मान्य करें कि आज लेफ्ट की भूमिका सिर्फ केरल को छोड़कर, वो भी मुख्यमंत्री के चलते हुए, वो कोई विचारधारा के चलते नहीं है, उनके मुख्यमंत्री के चेहरे के चलते हुए केरल में चुनाव जीते। नहीं तो विचारधारा चलते तो इनका सोखड़ा साफ देश से हो चुका है, अब ये कहीं बचे नहीं है। हाँ, अभी ये बात कह रही थी कि हमने कोरोना के चलते हुए सब कुछ किया। आपने भी तो बिहार का चुनाव लड़ा ना कोरोना के चलते हुए, आपने कोई कमी तो नहीं छोड़ी बिहार के चुनाव के अंदर। आपने भी बंगाल का चुनाव लड़ा कोरोना के चलते हुए, और सबने किसी को पता नहीं था कि वही के महीने के Mr. R.P. Singh, we will come back to you because we have our correspondent who's on the line from Kolkata with some news right now. So, you know, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has won Nandigram constituency by a slender margin of 1,200 votes. Mamata Banerjee has defeated the BJP leader Suvendu Adhikari. Rajiv Bhattacharya joins us with the latest on this. Rajiv, so it was a very close contest and, you know, it kept moving up and down. And finally, you know, fill us in with how it ended. Pointed out that it has been a very close and a very tough fight indeed. And right from the morning, in fact, it was a seesaw kind of a thing with Shubhendu moving ahead, Mamata Banerjee catching up, then Shubhendu again inching forward, Mamata Banerjee trailing, and then finally towards the end, probably during the last lap or so, Mamata Banerjee inched ahead. Well, you must realize that we are talking about the Chief Minister of the state. The Chief Minister of the state winning by 1,200 votes is obviously a pointer to the direction in which the fight went, not only in Nandigram, but throughout the state. The fight was a very tough one. Yes. And perhaps the results are not a true reflection of the hard electoral battle that was played out over the state for the last few months. But of course, looking at it from another point of view, the BJP has been able to expand its strength substantially in the state. True. And but Rajiv, it was a prestige issue because, I mean, if the TMC had continued to win the rest of the state and lost Nandigram and the Chief Minister had lost the seat that she contested, would have been, you know, a pretty, it would have been some sort of a message sent out there. But that has not happened. So, I mean, put that into context. Right, yes, absolutely. But of course, you know, the Trinamool was saying all along that it would win Nandigram, and they were confident of winning Nandigram by a few thousand votes. So that hasn't really happened. There is a very, very close fight indeed, and so that way, full credit to Shubhendu Adhikari for putting up such a stiff fight. But again, Mamata Banerjee has always fought from Kolkata, South Calcutta constituencies, from where she's fought her elections and won from there. This was the first time that she stepped out of the city, and it was a very, very close call indeed. So, and of course, we'll have to wait for the final tabulation computation before everything is declared. But of course, yes, at the end of the day, it's, the winner is, of course, the Chief Minister, Mark. राजीव, इस बीच खबर ये भी आ रही है, एक मुझे अभी एक वीडियो सामने दिखाई दे रही है और इसमें आराम बाग की बताया जा रहा है जहां बीजेपी ऑफिस को जला दिया गया है। आग की लपटें उठ रही हैं, बीजेपी ऑफिस को जला दिया गया है। तो जो आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव के बाद जो है इस तरह की जो हिंसा जो चुनाव के पहले भी हम देख रहे थे वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ सकती है, वो एक बार फिर दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि बीजेपी ऑफिस को जला दिया गया, इस बारे में कोई अपडेट आपके पास? देखिए अशोक, जो जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं उस घटना के बारे में तो अभी मेरे पास कुछ अपडेट है नहीं इस वक्त।
लेकिन दो चार घटना इस तरह की होने की शंका तो है ही। खास करके हमारे राज्य में हमने देखा है कि चुनाव के बाद इधर उधर कहीं ना छिटफुट थोड़ा बहुत हिंसा की घटनाएं होती है, लेकिन यही अभी एक प्रशासन पर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सब कुछ शांत रखा जाए। और जैसे कि कमीशन ने भी कुछ कदम उठाए हैं और पुलिस और प्रशासन को भी इस तरह की कुछ कदम उठाने जरूर पड़ेंगे कि यहाँ चुनाव तो एक दिन की बात है, लेकिन आने वाले दिनों में सब शांत रहे, इसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन को ही लेनी पड़ेगी। जी अशोक। Rajiv, if we could talk a little bit about this culture of violence, even with election results. It's happened even in the past, with victories and sport as well. One side that wins goes after the other side that loses. This seems to be something that is not a very good indicator of the West Bengal emotional state, in a sense. Why is that the case? I mean, surely, over time, this has got to change. Well, let me just say this, that this is never the political culture of the state. This is something that we've seen over the last 40 years, 40 odd years. That has been the scenario here for the last 40 odd years. But there is a silver lining in the dark cloud, in the sense that these kind of violent incidents or incidents of violence are on a downward trend. I will not say that it has absolutely been wiped out. No, it hasn't. It's still going on in different parts of the state. Probably we will see a couple of other such incidents. But the point I'm trying to make here is that there's been a common rejection of people who indulge in these kind of politics. Okay. And the rejection and the message of rejection has reached those people. And I think political parties, irrespective of their color, are going to take a lesson from this, Mark. Right. Thanks, Rajiv, for those inputs. We're going to take a short break, and when we come back, we'll continue with the discussion. Do stay with us. जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुबलाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे पी? Amul Masti Buttermilk, Desi Refresher. Welcome back. The government has waived the late fees on a delay in filing of GST monthly return, GSTR-3B, for the months of March and April, and cut the interest rates for late filers in view of the challenges faced by taxpayers due to the outbreak of the second wave of COVID-19 pandemic. The Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC, said that the relaxations will come into effect from April the 18th. Taxpayers will, with a turnover exceeding 5 crore rupees, will have an additional 15 days to file their monthly summary return, GSTR-3B, without paying any late fees. Moreover, they will have to pay a lower interest rate of 9% for these 15 days. The rate of interest will be 18% thereafter. And Ajay Mishra joins us for more on this. Ajay, please demystify this for us. Tell us what it actually means. After the income tax relaxation, now the government has decided to give the relaxation on the front of GST. GSTR1, which is the main form for filing the GSTR, for the month of April, which is due in the month of May, it has been extended by 15 days. So the industries will get additional 15 days to file. And there is some late fees at the rate of 18% of interest, which has also been waived for these 15 days. Thereafter, they will have to pay the 9% for the next 15 days. So effectively, these are going to be 1 month extra for these kind of GSTR filing, whether in form of GSTR1 or GSTR3B. These are two main forms now, which has to be formed, which has to be filed by the industry. So in a sense that additional 1 month and half of the interest that was due before, this is a relaxation that has been given. But is talking to various stakeholders, tax consultants, and all right. the industries to
to have a considered view in this the time of crisis, and we are Sure. expecting some more relaxation measures to be announced. But GST figure. So will it have an impact, Ajay, on the GST collections for the month? Absolutely, I think GST collection has been very. Yes, it's been very robust uh, in the last month. That's why I'm asking. They have been very robust. Remember that it is the collection for the month of the March, which has been reflected in April, and it has been 1,41,384 to be precise, and it's a healthy trend. But you know that the finance minister made it very, very clear that at this point in time, the priority of the government to contain the impact of the COVID, and also side by side, the finance ministry and the officials are having a strong vigil on the economic parameters also, and supporting the economic activity is also one of the priorities, and that's why Right. the government is focusing on some of the measures owing to the relaxation of the income tax as well as Thanks very much, Ajay, for those inputs. But if you want to, tell us in Hindi again, perhaps for the sake of our Hindi viewers, maybe you can just explain it to them. तो जिस तरह से आपको पता है कि कोविड की महामारी से सरकार लगातार प्राथमिकता दे रही है कि जो हेल्थ केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन पर किसी तरह का कंप्लायंस का बोझ ना आए, टैक्सेशन का बोझ ना आए। तो हमने देखा कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, रेमडेसिविर है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जिन पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल हटा दिया गया था। उसके बाद सरकार को लगा कि लोगों को मुश्किल हो सकती है इनकम टैक्स फाइल करने में, तो वहां भी 31 मई तक का समय दे दिया गया। और बाद में बहुत सारे स्टेक होल्डर से लगातार सरकार को रिप्रेजेंटेशंस मिल रहे थे, जिसमें कहा गया कि जीएसटी के हर महीने फॉर्म भरने में काफी दिक्कत हो रही है कारोबारियों को। तो अब एक्स्ट्रा 15 से 1 महीने, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लोग पर जिनका टर्नओवर है उनको 15 दिन दिया गया है, और जो छोटे कारोबारी हैं उनको 1 महीने एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिसमें कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। अगर उनका कोई इंटरेस्ट बनता है तो उसको भी आधा कर दिया गया है। तो ये काफी राहत की बात है। लेकिन आगे जाते हुए जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा है कि जो प्राथमिकता इस वक्त सरकार की है कि हेल्थ केयर सेक्टर को कैसे सपोर्ट किया जाए, कोविड से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं राज्यों को लेकर के, उनकी मांगों को कैसे पूरा किया जाए, उस पर सरकार का फोकस है। लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमी को भी सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी, बहुत कम जगह आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी ये अनिश्चितता की स्थिति है कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। ऐसे में सरकार बहुत ही कॉशियस होकर के कदम उठा रही है, लेकिन कोशिश ये कर रही है कम से कम जो फाइलिंग की जाती है और जो रूटीन वर्क है उसमें ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जी शुक्रिया अजय, आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। और जो चुनाव रुझान और नतीजे हैं उनसे जुड़ी खबरों पर हम लगातार बने हुए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को विजय उत्सव पर तत्काल रोक लगाने के लिए खत लिखा है। जी हाँ, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिम्मेदार थाना अध्यक्षों और अन्य अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। यानी जो अधिकारी अपने इलाकों में विजय जुलूस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए, जिन्होंने इसमें चूक करी, ढील दी, ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, ये चुनाव आयोग ने कहा है। और ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से लगातार बात हो रही थी कि कोरोना जो है देश में ना फैले, उसको लेकर तमाम कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद कई जगह से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो जीती हुई पार्टी हैं उसके कार्यकर्ता बाहर निकलकर जश्न मना रहे हैं। तो हमारे साथ लगातार जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं चुनाव पर चर्चा करने के लिए, आरपी सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से, राजीव तिवारी हमारे साथ टीएमसी से, रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं असम के, और हमारे साथ अमरजीत कौर जी भी जुड़ी हुई हैं जो कि वामपंथी जो है मोर्चा उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं आरपी सिंह जी आपके पास सबसे पहले इस बात के लिए भी आना चाहूंगा, बंगाल में क्या चूक हुई, कहां चूक हुई? 200 पार आप कह रहे थे,
लेकिन आपने बताया नहीं कि 200 पार जो है वो ममता का आंकड़ा होगा, आपका नहीं। आरपी सिंह जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? आवाज आ रही है आपको? जी जी आरपी सिंह जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आरपी सिंह जी, आप मेरा सवाल सुन पाए क्या? मैं सुन लिया, मैंने आपका सवाल सुन लिया। देखिए, आप एजेंसी देखिए, 2011 में हम कुल 4% पे थे वहां पर, 2016 में 10% पे थे और 3 सीटें थी। अभी मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया नहीं, पर अभी हम 76 सीट पर आपके अनुसार है और परसेंटेज का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा कुछ था नहीं, वहां पर हमने इस प्रकार से रिजल्ट काम खड़ा किया है। और किस प्रकार से कांग्रेस का सुपड़ा साफ असम में, बंगाल में, केरल में, पुडुचेरी में हुआ है। तो आप सिर्फ बंगाल को मत देखिए ना जी, आप एसेंशियल देखिए कि असम में हम चुनाव जीते, पुडुचेरी में हमारी जो परफॉर्मेंस उसको देखिए, और बंगाल में भी हमने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। ये नहीं कि हम चलो चुनाव नहीं जीते, चुनाव ममता बनर्जी जीत गए, और वो भी ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव कितने कम मार्जिन जीती ये भी सबको जानकारी है। तो इसलिए हम इसका विवेचन करेंगे कि चुनाव के हार के कारण क्या रहे, ये अभी और 1-2 दिन बाद इस पर चिंता करनी शुरू करेंगे। परंतु अभी हम हार मानते हैं और ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी को बधाई देते हैं, और ये अपेक्षा करते हैं कि वो केंद्र के साथ मिलकर बंगाल की जनता का भला करेंगी, और वो जो इस भावना से कि मुझे बदला लेना है, इस भावना के साथ वहां पर राजनीति नहीं करेंगी। हमने 130 हमारे कार्यकर्ता पिछले 5 साल में शहीद हुए हैं। अभी आप कह रहे हो कि ये कार्यालय हमारा जला दिया गया है, तो ये सब ना हो, ये अपेक्षा हम ममता बनर्जी से करते हैं। Mr. R.P. Singh, you did mention about how the BJP's vote share has grown, and it's grown phenomenally. It's now at about 38% of the vote share in the state. But perhaps your party has underestimated Mamata Banerjee. I mean, and her record. She has been around for such a long time in politics. She was also with the NDA under Prime Minister Vajpayee. She had, been with the UPA. She's been a minister at the centre. She's been the chief minister twice. She's fought against various odds. Would you say that, perhaps your party underestimated her ability? See, Mamata Banerjee inherited a culture of cut money from left, and which she further strengthened in the system. It's not the cut money I'm talking about, it's the network of the cut money system. And then her cadre has been there because of the cut money, and then she has built up a strong, robust cadre whom she and economically feed, and they also economically feed, financially feed back the party. So it's a new phenomenon which is occurring in the country, that you can run a party on basis of a cut money network. So we have to understand how to counter this. Probably we failed this time, and next time we'll do better, and then probably we'll come out with a better alternative to counter this, because we have to accept this, that there is a big network in Bengal of the TMC workers, which is basically a work on a financial package of cut money. And it's not me who's saying so on the channel. Mamata Banerjee herself accepted that in an open public debate, that yes, the cut money has been taken by her worker. But there's a new phenomena in Indian politics, because both of you are very old hand who has covered Indian politics for long. I never seen this sort of a network in India where, I mean, this could happen in some of the Eastern European or South American countries. But I have not seen here that there's a network of people who will gather money and then be a worker, and that's how the network works in the Bengal. Mr. Rajiv Tiwari, would you like to counter that? मैं आरपी सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ही कोरोना बढ़ाया, आप लोगों ने ही केंद्रीय वाहिनी के सामने रख करके गुंडागर्दी किए, आपके पार्टी के लोग ही यहाँ पर जो है। राजीव जी आपका जो माइक है, अगर उसको आप थोड़ा सा नजदीक कर लेंगे, क्योंकि आपकी आवाज जो है, आपका माइक जो है वो थोड़ा आपकी उससे दूर है, अगर थोड़ा सा नजदीक करेंगे तो आपको ठीक से हम सुन पाएंगे। जी आवाज आ रहा है? जी हाँ, यहाँ पर कोरोना फैला है, मोदी जी और अमित शाह जी
यहाँ पर जो है गुंडागर्दी का जो है बीजेपी में गुंडागर्दी लाए अमित शाह जी और मोदी जी, यहाँ पर लोगों को बढ़ावा दिए उकसाए मोदी जी और अमित शाह जी, और आज ममता बनर्जी जीत गई तो बंगाल का कल्याण हो गया। आज यदि बीजेपी जीता होता तो कोरोना छोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना बड़ा कोरोना होता ये सोचने लायक नहीं था। जिस तरह से गुंडाबाजी यहाँ पर बीजेपी के लोग करते हैं और जिस तरह का तांडव होता राजीव जी आपकी मैं अभी आरपी सिंह जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी कि अभी जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं बंगाल से वो ये हैं कि बाकायदा जबकि विजय जुलूस पर रोक लगी है उसके बावजूद टीएमसी के कार्यकर्ता जगह जगह निकल करके जुलूस निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। बाकायदा एक जगह मैंने कहा आराम बाग में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई और आप कह रहे हैं गुंडागर्दी जो है वहां पर बंगाल में जाकर बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये और आपके विजय जुलूस में क्या ऑक्सीजन बट रही है कोरोना की जगह? क्या आपके विजय जुलूस में ऑक्सीजन बट रही है? आरामबाग में सुजाता मंडल के ऊपर किस तरह से आक्रमण किया गया किस तरह से उनके माथे पर नहीं, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आप अभी कह रहे हैं कोरोना जो है फैल गया, तो सवाल यह है कि आपकी पार्टी कितनी जिम्मेदार है? आप अभी भी विजय जुलूस निकाला जा रहा है। जिम्मेवार है अशोक जी, मैं चाहूंगा कृपा कर तो ये भी बता दीजिए कि असम में किस प्रकार से भाजपा की तरफ से कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा, पुडुचेरी में कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा। तिवारी जी सुनिए ना, अरे तिवारी सुनिए ना, मैंने जो बात की उसका जवाब आपने दिया नहीं। देश में एक नया प्रकार का पॉलिटिकल कल्चर, एक पॉलिटिकल फिनोमेना शुरू हुआ है कि कटमनी का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है जिसके माध्यम से पार्टियां चुनाव जीतेंगे हारेंगे। बंगाल उसमें यूनिक फॉर्मूला है। मैंने कहीं ये ब्राजील वगैरह कहीं और किसी एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में कुछ ऐसा होता होगा, भारत में ये पहला बार हो रहा है। यहाँ पर आप बुराई करिए, आप पार्टी का तमगा ले लीजिए और फिर ऊपर हिस्सा देते रहिए और अपना नेटवर्क बनाते रहिए और चुनाव में वापस काम करिए। ये फिनोमेना दुनिया में कहीं शायद हो पर भारत में अभी तक नहीं था। ये भारत में पहली बार ये फिनोमेना देखा गया। ये तो हम मानते हैं और हम आपको बधाई भी दे रहे हैं। अब इस पे कैसे अगली बार काउंटर करना हम करेंगे, हम पक्ष की भूमिका अच्छी निभाएंगे, चिंता मत करिए आप। जी राजीव जी आप जवाब दें, उससे पहले जो आरपी सिंह जी ने कहा, एक मिनट राजीव जी आप जवाब दीजिए, लेकिन मैं उससे पहले दर्शकों को ये बता भी दूं और हम भी अपनी ओर से और देश की तरफ से ये जरूर कहेंगे कि असम में और पुडुचेरी में बीजेपी जीती है, लेकिन वहां पर कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी को साधुवाद। केरल में लेफ्ट वाले जीते हैं, लेफ्ट वाम मोर्चा जीता है, वहां पर कोई जश्न की इस तरह की खबर नहीं आ रही। वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, उसके लिए लेफ्ट का वामपंथी मोर्चे का साधुवाद। इसी तरह से जो है, लेकिन साथ साथ दो जगह से सिर्फ बता दूं जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, एक आ रही है तमिलनाडु से जहां डीएमके जश्न में डूबी है और दूसरी टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। दो जगह से खबर आ रही है। इन दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए कि इस वक्त इनका पॉलिटिकल क्लास किस तरह से बिहेव कर रहा है। जवाब दीजिए राजीव जी। बीजेपी चुनाव जीतने में विश्वास नहीं करती है, बीजेपी एमएलए को खरीदने में विश्वास करती है, एमएलए को तोड़ने में विश्वास करती है और तोड़ करके सरकार बनाने में विश्वास करती है। जिस तरह से जो है एमपी में जो है किया, जिस तरह से कर्नाटक में किया। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो ना। कोरोना में लाइन पर आ रहे हैं, लाइन पर आ रहे हैं। आगे बार कोरोना में ममता बनर्जी गांव में गली में घूम करके कोरोना के लिए जिस तरह से काम की थी, आज सराहनीय है। आज मोदी जी थाली बजवा करके और मोमबत्ती जला करके लोगों को जो अभी हो रहा है उसका जवाब दो ना तिवारी जी। जो अभी हो रहा है वहां पर बंगाल में उसका जवाब दो। ये तो खुशी तो जाहिर करना ही होगा। आज बीजेपी जीती तो बीजेपी खुशी जाहिर कर मरे तो मरे, हमको तो खुशी जाहिर करनी है। मोदी जी और अमित शाह चले जाते जीत जाओ तो मुझे तो खुशी जाहिर करनी ही करनी है। मैं 1200 वोट से मुख्यमंत्री जीते हैं, उसकी खुशी जाहिर करिए ना। एक मिनट आते हैं, अमरजीत जी आना चाह रही हैं। रुकिए साहब, रुकिए तिवारी जी रुकिए, मैं आपको रोक रहा हूं। ये जो बहस कर रहे हैं इससे बढ़िया थोड़ा सा मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा
कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को थोड़ा सा ये मैसेज करें कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। अमरजीत जी कुछ कहना चाह रही है। अमरजीत जी। जी, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही चाहिए। खुशी अपनी जगह पर होती है, ये मैं फिर कहूंगी कि पॉलिटिकल क्लास को इसके बारे में सोचना चाहिए। पर मैं साथ में ये भी कहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री जब उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किए थे और वहां बड़ी बड़ी रैलियां किए थे, तो एक मैसेज तो दे के आ गए ना वो, कि जब आपको लगे तो आप जो मर्जी कीजिए। और उसके बाद ईसी जो है कॉग्निजेंस ले रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो कॉग्निजेंस लिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और मैं तमिलनाडु और बंगाल दोनों जगह की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समेत माई पार्टी मैं कहना चाहूंगी कि सीरियसली और संजीदा तरीके से इस कोविड महामारी को समझते हुए अपनी खुशियां जरूर मनाएं जिनको जहां मनानी है, लेकिन उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनाएं। इसको डिफेंड नहीं हमें करना चाहिए। और मैं आपके जो पत्रकार वहां से बोल रहे थे बंगाल से, राजीव, कि बंगाल में कल्चर ऑफ वायलेंस को, इस तरीके के कल्चर ऑफ वायलेंस को लोग पसंद नहीं करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज डिनाउंस करती हैं। तो मेरे ख्याल इसका पॉजिटिव कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि यस, इस किस्म का कल्चर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पे हमला करना, हम लोग भी झेल चुके हैं इसको, ये नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये चलेगा, लेकिन उस तरीके की वायलेंस की भाषा तो बोली गई ना बंगाल में भी। अमरजीत जी दिक्कत ये है, अमरजीत जी दिक्कत ये है कि बंगाल भद्र लोग कहते हैं, भद्र जनों का जो है राज्य है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वहां रुक नहीं रहा है। पहले जो है लेफ्ट पे आरोप लगते थे, फिर टीएमसी पे आरोप लगने लगे, फिर कभी, मैं यही कह रहा हूं कि ये रुक नहीं रहा है। दुर्भाग्य की बात ये है, सभी पार्टियों को लगता है कि खराब है, लेकिन सवाल ये है कि रुक क्यों नहीं रहा है। हवा भी तो दी गई ना इलेक्शंस के अंदर। दिल्ली के इलेक्शन में जो जहर फैला था उसके नतीजे पे हमने दंगे देख लिए दिल्ली में। अब वहां जो चुनावों में जहर फैला उसका कुछ तो वायलेंस दिखाई देगा जो नहीं दिखना चाहिए। मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी, किसी कुछ भी जस्टिफाई नहीं करूंगी, चाहे मेरे पॉलिटिकल वर्कर्स करें या चाहे किसी और पार्टी के। वायलेंस कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट ऑल। जी आरपी सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं। आरपी सिंह जी कहना चाहती हूँ। आरपी सिंह जी और आरपी सिंह जी जो बार बार कट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अपने गिरेबान में भी झांक ले। ये हिंदुस्तान में एक बहुत ही करप्ट कल्चर चला हुआ है, जिस करप्ट कल्चर को सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हैंडल करना चाहिए। उसको सिर्फ एक पार्टी के ऊपर ठीकरा ठोक के कि हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। करप्शन भयंकर है इस देश के अंदर और चुनावों में भी वो करप्शन दिखाई देती है। इस बात से हम मुंह क्यों मोड़ना चाहते हैं? नहीं मोड़ना चाहिए, हमें फ्रंटली फेस करना चाहिए, कारपेट के नीचे नहीं दबाना चाहिए कि भ्रष्टाचार भयंकर है, नोट बांटे जाते हैं वोटें लेने के लिए भी। और जो आप प्रशासन के चलते के दौरान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर गलत करते हैं, कहीं कट्स करते हैं, विच एवर पॉलिटिकल पार्टी डज इट, उसको एक्सपोज करना चाहिए, नंगा करना चाहिए। वी शुड नॉट जस्टिफाई वायलेंस, वी शुड नॉट जस्टिफाई कट पॉलिटिक्स, बट देन वी शुड नॉट से ओनली वन पार्टी इज डूइंग एंड द अदर पार्टीज शुड से दैट वी हैव नॉट बीन डूइंग. Let us be very, very clear and let's be humble in this situation when Kovind is telling us, in Kovind's eyes we all are equals. So let us understand as equals, speak objectively as far as these issues are concerned. Yes, indeed. बोलिए आरपी सिंह जी। प्रोफेसर साहब लेक्चर नहीं देना था, बात करनी थी, आपको लेक्चर नहीं लग रहा था। मेरे प्रोफेसर अमरजीत कौर जी प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी में। जो असली बात मैं है वो प्रोफेसर नहीं रही हूँ आरपी जी, आप बोले तो वो भाषण नहीं है। मैं कोई बात रखूं तो वो भाषण हो गया, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, इसलिए मेरी बात भी आपको भाषण टोका भी नहीं। आपकी बात के बाद शुरू करी मैंने, मैं आपको 10 बार टोक सकता था आपकी बात। चलिए सुन लीजिए उनको, कोई नहीं, सुन लीजिए जी। प्रोफेसर साहब आपने दंगों की बात करी ना जी, ताहिर हुसैन का नाम सुना होगा, उमर खालिद का नाम सुना होगा ना, जिसके पक्ष में पूरा का पूरा लेफ्ट फ्रंट आकर खड़ा हो गया था। वो है असली दंगई, उससे मत मुंह खुलवाइए। देश में दंगा करवाना, षड्यंत्र रचना किन लोगों का काम है और कौन सी पार्टियां सपोर्ट करती हैं। अब तक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। उसकी पिटीशन में किसके साइन थे वो चिट्ठा कथा आपकी जानकारी में है, और उसमें कितने लोग लेफ्ट से ओरिएंटेड थे सब जानकारी में है। ये जो आप ओवरग्राउंड कवर देते हैं ना रेडिकल्स को, और ये छत्तीसगढ़ में जो हमारे यहाँ जो जवान शहीद होते हैं उनको मारने वालों को जो आप कवर देते हैं वो सबकी जानकारी में है। इसकी मदद बताइए कि देश में दंगा कौन करता है और देश में हिंसा कौन करता है। क्षमता रखो ना। आपको टोका था मैंने क्या बीच में? एक बार भी टोका आपको? एक बार भी आपने पूरी बात करी है? आपने नहीं करी।
In fact, करिए, आप भी करिए, इंटॉलरेंट मत होइए. let's get a view from the ground now. We have our correspondents also on the ground. I think Mridu Smrita is joining us from Assam. Perhaps she can give us an update. Mridu Smrita, so we've been worried about COVID protocols. In fact, in the visual that you are, I can see a lot of people who are behind you. Could you fill us in with what's happening? Are people maintaining that distance, even if they are celebrating the victory of the BJP in Assam? Yes, Mark, since I am at the Moniram Trade Center where the counting of the constituencies of Kamrup Metropolitan are going from early morning, though the COVID protocols were being maintained since early morning, but as the time has been going by, as the number of votes हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं. अगर आप जी, हम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं. हम समझ रहे हैं आपने कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क जरूर पहना हुआ है, लेकिन अगर माइक को आप थोड़ा सा पास रख लेंगी तो शायद, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है. Hello. जी, Can you hear me? Yes, as per एक what मिनट I was रुकिए मृदु saying स्मृता, that आपको रोकता हूं, मैं since- आपके पास आ रहा हूं. एक मिनट आपको रोक रहा हूं. मैं इससे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, कि बंगाल में चुनाव के बाद, चुनाव से पहले भी जो हिंसा चल रही थी, अब दोबारा वहां से कुछ चिंताजनक खबर आ रही है. आरामबाग में, ये देखिए आरामबाग में है, जहां पर बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया है, उसको आग लगा दी गई है. ये आरामबाग का दृश्य है. आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर को, चुनाव नतीजे जो परिणाम आ रहे थे उसके तुरंत बाद बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया है. आरोप ये लग रहे हैं कि टीएमसी के जो लोग थे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा चुनाव जीत का जश्न मनाने के लिए बीजेपी के दफ्तर को इस तरह से आग लगा दी. तो ये राजनीतिक जो हिंसा है पश्चिम बंगाल में, जिसकी हम लगातार बात भी कर रहे हैं, और ये बड़ा शर्मनाक है कि ये राजनीतिक हिंसा वहां पर हर पार्टी जो है इसका कभी ना कभी शिकार होती रही है. और जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता में जो भी रहता है, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो इस तरह के कल्चर को बढ़ावा देती है. और अब ये टीएमसी पर आरोप लग रहा है. चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने कहा था कि उसके 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है. और अब चुनाव परिणाम आने के बाद आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई है. ये आप दृश्य देख रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर को किस तरह से आग लगाई गई. This is the culture of violence that we spoke to a little earlier with Rajiv Bhattacharya, and he said that it has been going on for about 40 years in the state. And it was not only really with political victories, it happens even in sporting victories. We know that one club often attacks another club after it wins, to sort of send home a message that we have won. This is an unfortunate situation in Assam. It also speaks, I beg your pardon, in West Bengal, and it speaks of the emotional state of mind of people that get rather too emotional about things, and wanting to send a message that perhaps we have won and this is our power, or something like that. Perhaps this is not something that, of course, all the political parties have condemned this kind of activity, but it continues all the same. Yeah. We have Mridu Smrita, who had joined us from Guwahati. Mridu Smrita, you're back with us. We were just looking at unfortunate visuals from West Bengal, where a BJP office has been burnt. But tell us a little bit about how celebrations are subdued and following protocols in Assam. Mridu Smrita? Hello, can you hear me? Yes, go ahead, Mridu Smrita. We can hear you, but we're not seeing you on the screen, so we're not sure. Yeah. Yes, go ahead. Yes, go ahead. Actually, I was saying that yes, almost all the BJP candidates as well as the alliance, they had almost are in a winning trend that is going on. And Yes, there are no as I am victories as at yet, the huh? Moniram Dewan Trade Center, where the 4 constituencies of Kamrup Metro are being counted here. Here, as we see that the Jalukbari constituency, where Himanta Biswa Sharma
already he has taken over more than 1 lakh seats, and which is a kind of victory that we can see that he has already, though the official numbers are still not out. And yes, earlier you were also talking about the COVID protocol that has are they been followed. Yes, here where I am, because of the number of tables, the counting number of tables have been increased. Earlier in the last election in 2016, it was 126. However, this time the number has been increased to 339, because of which the number of rounds, the counting, the number of rounds have already increased, and it will take quite a lot of time because of social distancing, and because the COVID protocol have to be maintained as per the election commission that has come upon with that issue. So I can say that people here, as per celebration, because in West Bengal there have been visuals that there have been violence. Here the parties, whoever have won so far, we also have got reports that there have been celebration, but in a very quiet manner, because according to the election commission, they had restricted the celebration due to the COVID protocol. And so far there have been no such celebration as such, be it from the BJP or the Congress, who have won the seats so far. Mark. मृदुस्मिता, एक चीज जल्दी से बताइए, फिर हमें केरल के क्या अपडेट लेने के लिए चलना है। मैं आपसे जल्दी से जानना चाहूंगा कि क्या अभी मुख्यमंत्री को लेकर कुछ सुगबुगाहट, कुछ चर्चा वहां पर है क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा था हेमंत बिस्वा शर्मा पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, बाद में उनको मनाया गया कि वो चुनाव लड़ें, वो चुनाव लड़े, पूरी ताकत से लड़े, भी आपने बताया उनको ह्यूज बड़ी जो है उनको बढ़त मिल रही है, और अटकलें चल रही थी कि हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। तो क्या कुछ सुगबुगाहट है अभी क्या जमीन पर वहां? जी, अभी तक फिलहाल ऐसा कोई सूचना जारी नहीं हुआ है, और क्योंकि पहले भी अभी सर्बानंद सोनोवाल से भी कुछ मीडिया ने बात की थी इसी बात को लेके, क्योंकि जो ऑलरेडी दिखा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट वापस पावर में आने वाली है, लेकिन ये जो डिसीजन है ये सोल डिसीजन रहेगा सेंट्रल मेंबर्स के ऊपर कि वो किस इधर सर्बानंद सोनोवाल या हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम के पद में चुना जाएगा। और अभी फिलहाल काफी, क्योंकि टाइम है काउंटिंग का भी, और प्लस अगर खत्म भी हो जाए, लेकिन ये पार्टी के जो सेंट्रल मेंबर्स है वही डिसाइड करेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे। जी जी, मैं जल्दी से इसके पहले केरल जाऊं। अमरजीत जी, मुझे जानकारी लगी है कि अमरजीत जी को हमसे विदा लेना है, तो अमरजीत जी आपसे आखिरी में बात जानना चाहूंगा, एक बात, क्या ये माने कि देश के जो बाकी हिस्से हैं उनकी तरह ही अब बंगाल से भी लेफ्ट जो वाम मोर्चा है उसकी पूरी तरह से विदाई हो गई है? क्योंकि बिहार को अगर छोड़ दें, अभी बिहार के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें, तो बस पूरे देश से धीरे धीरे वाम मोर्चा की जो है विदाई हो गई थी। केरल एक जगह जरूर है जहां पर आप जमे हुए हैं, मजबूती से जमे हुए हैं, दोबारा जीत रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्टेट जहां पर आपने 3 दशक तक राज किया, वहां पर एक सीट पर भी बढ़त नहीं है पार्टी की। तो क्या माने कि वाम मोर्चा की विदाई? Your vote percentage is below 5%, madam, in West Bengal. Yes, I know that the percentage has gone very low. मुझे मालूम है percentage बहुत नीचे गई है. We need to look into ourselves. There has to be serious discussions as far as West Bengal is concerned. But sympathy of the people, even those who have not voted would have voted if the competition would have been triangular, or if the competition Looks like we've lost contact with Amarjeet Kaur because of bad broadband connectivity. But वो नहीं होने वाला है। आपको मालूम है कि बहुत बड़ी रैली इस Yeah, go ahead, madam. I think we got you back. No. कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, बार-बार आ जा रही है। केरल में तो जिस तरह से जो है बने हुए हैं उस तरह का नेटवर्क नहीं मिल रहा, बल्कि बंगाल में जिस तरह से लेफ्ट का सफाया हो गया, इस वक्त नेटवर्क की स्थिति भी ऐसी ही है
कि थोड़ा सा अमरजीत जी से संपर्क हमारा नहीं हो, लेकिन ये लेफ्ट के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सदमा कह सकते हैं। लेफ्ट जरूर इस बात पे, वाम मोर्चा जरूर इस बात पे खुश हो सकता है, जश्न मना सकता है कि केरल में उसकी वापसी हुई है। तमाम कांग्रेस ने उसको अपदस्थ करने की तमाम कोशिश की, राहुल गांधी लगातार प्रचार करते रहे वहां पर, केरल में उन्होंने बड़ा एग्रेसिव प्रचार किया था, लेकिन उसके बावजूद लेफ्ट की वहां पर वापसी हो गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल जहां 3 दशक तक लेफ्ट सत्ता में थे, वहां एक सीट भी, जी हाँ बार बार मैं दोहरा रहा हूं, 292 सीटें हैं, उनमें से एक सीट पर भी लेफ्ट जो है बढ़त तक नहीं बना पा रही है। पूरे जो रुझान और नतीजे हैं उनके आंकड़ों में लेफ्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है, और ये हमने देखा है कि लेफ्ट की जहां जहां से विदाई होती है उसके बाद वापसी नहीं होती, और इसीलिए लेफ्ट के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहेगा। जल्दी से मैं एक बात, इससे पहले कि केरल चले, रविशंकर जी मैं आपसे असम को लेकर भी एक अपडेट ले लेता हूं, क्योंकि असम में भी लेफ्ट जो है वो महागठबंधन का हिस्सा था, और बीजेपी को हराने के लिए लेफ्ट वहां भी बाकी पार्टियों के साथ, यहाँ तक कि अजमल की पार्टी के साथ भी वो उस गठबंधन में शामिल हो गए जहां पर अजमल भी थे। कुछ हाथ वहां पर भी लेफ्ट के हाथ कुछ नहीं आया, खाली हाथ रह गए। रविशंकर जी आपकी आवाज नहीं मिल रही, अगर आप म्यूट हैं तो अपना बटन दबा दें। जी हाँ, जी 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 हाँ बोलिए। हाँ, वो सही बात है। एक सीट सरभोग थी जिस पर लग रहा था कि शायद लेफ्ट पार्टी को वहां पर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक्चुअली असम आंदोलन के पहले यहाँ पर लेफ्ट पार्टी का मूवमेंट बहुत मजबूत था, लेकिन आफ्टर असम आंदोलन धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई, और अब पिछले भी विधानसभा में उनका एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके पहले कुछ सीटों पर वो लोग थे, सीपीआई शिवसागर से जहां पर अभी अखिल गोगोई लड़ रहे हैं, वो सीपीआई की बहुत पुरानी सीट थी, सीपीएम की सीट सरभोग थी, कुछ सीटें थी, लेकिन लेफ्ट अपना वो आधार नहीं बढ़ा पाया असम में। हालांकि इस बार उसने कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, चूंकि आप मृदुस्मिता से पूछ रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर सुगबुगाहट, तो इसके बारे में यहाँ के तमाम बड़े नेता पूरी तरह से चुप्पी साधे हैं। मैंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी जो राष्ट्रीय समिति है वो इस पर बात करेगी, और वो विधायकों की मीटिंग के बाद वो उस पर अपनी राय देगी। इसीलिए कोई भी, ना तो हेमंत बिस्वा शर्मा, ना मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कोई अपनी तरफ से इस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और सबने बहुत ही शालीन तरीके से चुप्पी साध रखी। जाहिर सी बात है कि ये फैसला जो है बड़ा मुश्किल होगा, और इसमें केंद्र का बहुत बड़ा रोल भी होगा। किस तरह से विधायकों का रोल तो कहते हैं, लेकिन इसमें केंद्र का बहुत बड़ा रोल होगा। पर दिक्कत यह है कि बीजेपी लगातार दूसरी बार जीती है, सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में जीती है, तो इतना आसान भी नहीं होगा कि सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि इस वक्त वो एक विनिंग कैंडिडेट है। पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, उनकी भी जीत में बहुत बड़ी भूमिका रही थी, बीजेपी इसको भी डिनाई नहीं कर पाएगी, इसलिए कठिन जो है फैसला होगा। सोनोवाल की छवि भी सभी कम्युनिटी में है, माने सारे कम्युनिटी के लोग सोनोवाल को पसंद करते हैं, और उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार भी है वो लोगों को बहुत अपीलिंग लगता है। इसलिए बीजेपी नेतृत्व को तय करना है उनका कौन होगा अगला मंत्री। Let's go across to Kerala. We are joined by our correspondent Arun, who's been standing by for quite some time. Well, Arun, we are seeing history being made in Kerala because, a party is returning to power, the incumbent, after a very long time. I don't remember, maybe about 20, 30 years, it has not happened. So in this context, what are the factors that have led to the left's, retaining power in the state? I mean, briefly summarize for us. Yeah, you're right. It's after, say, around 3 to 4 decades that any incumbent government is coming back to power. And what has struck me is the results that are coming in. Though the official Election Commission of India website is yet to publish the final data, what we are gathering from the ground is that perhaps the LDF is having more seats than what they garnered next time. This comes as a big surprise, because neither the opinion polls nor the exit polls have actually predicted that. Hardly 1 or 2
pollsters had actually brought out numbers which are anywhere close to this, the numbers that we are seeing currently. Their number is around 99 to 100 right now, though that is not officially confirmed. Now, another point is, since the morning we have seen the BJP-led NDA leading in 5 seats. By afternoon that was around 3 seats. Now it has come down to 2 seats. And unconfirmed reports from the ground say that perhaps the lone seat that the BJP had last time might not be with BJP this time, though the final results are yet to be out. Now coming back to another 2 points. Now one is regarding the poll violence. Yes. Now we are getting visuals from West Bengal, we are getting visuals from Tamil Nadu, but the picture out here in Kerala is entirely different. This is something that I have wanted to point out from the morning itself. The official mechanism, the police system, the support of the people has ensured that all COVID protocols are being followed from the morning. Okay. Mind you, running up to the elections, all the major coalition leaders had requested the people, the political workers and the officials to maintain strictly the COVID protocols that were being brought out. Usually, I am standing at the heart of the city. I am standing in front of the Legislative Assembly. Yes. This is one place where usually at the end of the elections, you see crowds running into thousands. Now, wish I could pan my camera left and right. There is hardly anybody other than me. Can I have the camera to the left and right? There is absolutely nobody here. Yes. This is a place where usually you see hundreds and thousands of people. So that is a difference. That is a sort of support that the people are giving. That's a sort of that's very good to hear, Arun. That's very good to hear. That is a sort of arrangement that the Election Commission. Yeah. Absolutely. Now coming back to the point that you were asking, the reasons for the LDF victory. Very briefly, I'll point it out 1, 2, 3. One is the good governance that LDF has projected. Second is a strong leadership under Pinarayi Vijayan. Number 3 is a strong cadre system that the LDF government has. Number 4 is specifically the way in which the party has been successful in handling the COVID pandemic, and the 3 to 4 disasters that the state had to face during the last 4 years. Back to you. Would it be also a reflection of let's say the Congress now has Rahul Gandhi is represented by the state. I mean he's in Parliament from Kerala, so this is maybe in some way a referendum. Perhaps the state is not quite happy with the Congress and its leadership. वो भी सही है. See, the LDF win can be attributed to some of the positive qualities of LDF. It can also be attributed to some of the failures of the UDF government. You have rightly mentioned. Now, as of now, the tally of UDF say is around 40, which is actually less than what they have received last time. All the senior national leaders of Congress had come down during the elections, during the campaign. There was high voltage campaign, but unfortunately these star campaigners, the high campaigns have not turned into votes. It does actually show that the people in Kerala have more confidence in the communist parties and LDF than the Congress. That is one reason. Another reason, another failure rather of UDF is actually their failure to highlight the significant issues that they had against the government. Be it the gold smuggling case, be it the appointment case in Public Service Commission, or the allegations regarding corruption in the housing system for the poor. So these are serious issues that have been raised against the government for the past 1 to 2 years. But I suppose the UDF government has not been successful in highlighting these issues. Another thing is, in the run-up to the elections, while the NDA and LDF were able to show a united front, unfortunately, in the United Development Front, that unity was missing. There were multiple voices which were coming from within the party and the coalition members. There were issues regarding the selection of candidates. Now, these are significant issues which, in the run-up to the election, could prove very costly. And that is exactly what has happened. अरुण, लेकिन ये जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, यूडीएफ की बात करते हैं, क्योंकि केरल में हमेशा ऐसा होता रहा है कि एक बार आप एलडीएफ, एक बार यूडीएफ, और इस बार बहुत उम्मीदें थी एलडीएफ को, कांग्रेस को, कि उनकी वापसी होगी,
अब वो ऐसा नहीं हुआ है, इतने सालों बाद जो है एलडीएफ ने सत्ता में रिपीट कर लिया है। लेकिन अगर चुनाव प्रचार पर नजर डालेंगे तो बाकायदा राहुल गांधी ने बड़ा एग्रेसिव प्रचार किया था। वो पश्चिम बंगाल गए नहीं, लेकिन बार बार केरल जाते रहे, कई कई दिन उन्होंने केरल में डेरा डाला। अभी जैसा आप बता रहे थे कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, लेकिन ये बात जरूर थी कि राहुल गांधी ने लीड अपने हाथ में ली थी। कांग्रेस के जो बाकी सीनियर लीडर्स थे वो पीछे थे, राहुल गांधी खुद लीड कर रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी के लिए निजी तौर पर यह कितना बड़ा झटका हो सकता है? This could actually be a very significant lose for the Congress party and the leadership of Sri Rahul Gandhi. See, the reason is, now this election is significant for the left party and the Congress. The reason is, if none of them win, it could actually mean that they are basically out of the fray for a long time to come. Imagine, say, a couple of years back, we had the Communist Party in Tripura, in Bengal, and in Kerala. Now, say, running down the lane, you see it only in Kerala. What would have happened if the Communist Party was not in Kerala? It would have been out. It would have been out for power for a long time. And once a party is out for a long time, it becomes really difficult to come back. Now, similar is the case for UDF. Now, UDF has been out of power for 5 years. And again, if it goes out of power, then it becomes really difficult for the party to make a comeback. To add to that is the growing presence of NDA. Now, Rahul Gandhi, it is very surprising. And the Congress people would actually appreciate it, but it was really surprising the way in which Rahul Gandhi, as a leader, took over the reins of actually campaigning in Kerala. He had visited here multiple times. Not only Rahul Gandhi, many other senior leaders of Congress had also come down. So basically, it essentially for them, it would mean that many of their efforts have not been appreciated by the people. It rather shows as a failure of their leadership as well. जी 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 शुक्रिया अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच Right, in fact, Defence Minister Rajnath Singh has congratulated the Chief Minister of West Bengal on her party's victory in West Bengal. In a tweet, Rajnath Singh said, "Congratulations to Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee Didi, on her party's victory in the West Bengal Assembly elections. My best wishes to her for her next tenure." So, the Rajnath Singh, who has been twice a BJP president, has acknowledged the victory of Mamata Banerjee, and he's also congratulated the Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan. Rajnath Singh said that congratulations to the Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, on his party's victory in the Kerala Assembly elections. My best wishes to him for his next tenure as well. And Rajnath Singh has also congratulated the DMK leader Stalin on his party's victory. Rajnath Singh said, "Congratulations to DMK leader MK Stalin on his party's victory in the Tamil Nadu Assembly elections. I extend my best wishes to him." And Finance Minister Nirmala Sitharaman has also congratulated Mamata Banerjee for her win. Sitharaman, in a tweet, said, "Congratulations, Mamata Didi and AIT official, AITC, this is All India Trinamool Congress, for winning this assembly election. Good wishes for your next tenure." Nirmala Sitharaman also congratulated the DMK leader Stalin on his success. Sitharaman tweeted and said, "Good wishes and congratulations, MK Stalin, on your success in the assembly election in Tamil Nadu. Wishing you a good tenure in the service of the people. Arivalayam." The Finance Minister also congratulated Pinarayi Vijayan on his success in the polls, and in a tweet she said, "Congratulations Pinarayi Vijayan, this is and the LDF on your success in the assembly elections in Kerala. Good wishes for your next tenure." ये तो बात हुई तमाम नेताओं की एक दूसरे को किस तरह से बाकायदा संदेश दे रहे हैं और बधाई के संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि नतीजे जो हैं अपने आप में कुछ दिलचस्प भी हैं, और ख़ास करके बंगाल को लेकर बहुत हाइप था। आरपी सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, इन नतीजों में एक बात और जो पहले भी हमने देखा था, कई बार इस तरह का ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जहां कांग्रेस के मुकाबले में, यानी बीजेपी के मुकाबले में जहां कांग्रेस है,
वहां तो आप आराम से दोबारा सत्ता में वापसी भी कर लेते हैं, जीत जाते हैं। चाहे पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी में भी आपकी एनडीए जो है सरकार बनाने की तरफ लग रही है। असम में आपने वापसी कर ली है, लेकिन जहां एक क्षेत्रीय शत्रप होता है, माफ कीजिएगा आरपी सिंह जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त, मुझे खबर लगी, लेकिन राजीव तिवारी जी हमारे साथ टीएमसी के नेता जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या आप ये जो घटना आराम बाग की हमने दृश्य भी दिखाए, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? ये सब कब तक चलेगा? और अब तो आप चुनाव जीत गए, कम से कम कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद कम से कम जीत के बाद व्यक्ति को, पार्टी को थोड़ा सा जो है विनम्रता दिखानी चाहिए और इस तरह की चीजें, लेकिन एक बार फिर से वहां हिंसा की खबरें आ रही हैं। वहां हिंसा नहीं है, वो बीजेपी का ही चाल है। और अच्छा, बीजेपी ने अपने दफ्तर में आग लगा दी। बीजेपी ने अपने दफ्तर में आग लगा दी। जी जी जी। जैसे 100-150 जैसे बीजेपी ने अपने 150 कार्यकर्ताओं को मरवाया, उनको मार करके उनकी लाशें पेड़ पे टांग दी, वैसे ही बीजेपी ने। तो मैं ये उम्मीद करूं, अगर बीजेपी ने अपने पार्टी दफ्तर में आग लगाई है तो अब तो आपकी सरकार वहां बनने जा रही है, दोबारा से अपनी सरकार बनने जा रही है, तो पुलिस प्रशासन तो आपका होगा। तो आप जांच करवा के बीजेपी के उन लोगों को जेल में भेजेंगे जिन्होंने अपने दफ्तर में आग लगा दी साजिश के तहत? बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को या बीजेपी के उन लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने साजिश के लिए करने के तहत, जैसा आप कह रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को मार के उनकी लाशें टांग दी? बीजेपी कार्यकर्ता जब ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता जो टीएमसी के कैंडिडेट के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं टीएमसी को बदनाम करने के लिए, ममता जी को बदनाम करने के लिए। तो आपकी पार्टी की सरकार वहां क्या कर रही है? अगर वहां पर इस तरह से बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर आपकी सरकार वहां क्या कर रही है? अगर आपके राज्य में आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए सब कुछ हो रहा है, आपका झूठ तो पकड़ा गया था। ये मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि ममता जी का जो पैर उनको चोट लगी क्या था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उन्होंने जो कुछ करना था उन्होंने किया, उसका उनको फायदा नुकसान जो मिला उसमें डिबेट में मत जाइए। लेकिन चुनाव आयोग और वहां की जांच रिपोर्ट तो साफ कहती है ना कि वो दरअसल हमला नहीं था, जबकि कहा गया हमला था। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही अभी पावर है, और अपना पावर के यूज कर रहे हैं। देखें कि कहां पर क्या हो रहा है, ममता बनर्जी देख रही है। अरे राजीव जी शुक्र कीजिए, राजीव जी शुक्र कीजिए, अभी आप इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं। शुक्र कीजिए कि आप जीत गए हैं। अगर भगवान ना खुदा ना खास्ता आप हारे होते तो अब तक तो ईवीएम के ऊपर धज्जियां उड़ा देते आप लोग। कहते ईवीएम जो है, ईवीएम में गड़बड़ थी, कहते कि चुनाव आयोग ने हैक कर लिया ईवीएम। वो तो शुक्र करिए आप जीत गए, ईवीएम बची हुई है, लेकिन ईवीएम बची है तो चुनाव आयोग को रगड़ लीजिए ना। फर्स्ट में जो है ईवीएम चोरी किया था, लेकिन पकड़ा गया। उसके बाद जो है यहाँ पर अरे आपकी पार्टी के, आपके कार्यकर्ता के घर भी ईवीएम मिला था, ये क्यों भूल जाते हैं? आपकी पार्टी के दफ्तर, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, उनके नेता जो हैं, उनके घर में ईवीएम मिला था, वो क्यों भूल जाते हैं? वो हमारे पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, बीजेपी के ही दलाल थे। अरे राजीव जी आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। आपकी पार्टी के नेता के घर के अंदर ईवीएम मिला था सर। अब आप कहेंगे वो हमारा पार्टी का नहीं था, मतलब जो पकड़ा जाए वो आपकी पार्टी का नहीं होता। किस तरह की बात आप कर रहे हैं, किस तरह की बात आप कर रहे हैं? मतलब कोई तो थोड़ा, राजीव जी थोड़ा, आप चुनाव जीते, मैं आपको बधाई दे रहा हूं, शुरू में मैंने कहा बधाई, कम से कम आज तो विनम्रता दिखा लीजिए कि चुनाव जीता है तो मतलब विपक्षियों को, विरोधियों को बिल्कुल जला देंगे, मार देंगे और उसके बाद कहेंगे ये तो इन्हीं की साजिश है। जी राजीव जी, लग रहा है क्यों मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम? नहीं, he is smiling, he's got his I thought there was a network problem. जी बोलिए जी। Rajiv ji, let me ask you some questions. So now that the Trinamool Congress has returned once again, there have been a lot of people who moved away from Trinamool to BJP. How would you look at these people now? What's going to happen? ये पश्चिम बंगाल की आम जनता की जीत है, ये आप लोगों के आशीर्वाद का जीत है,
ममता बनर्जी का मेहनत का जीत है। और हम यही कहेंगे कि जो यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं शांति बनाए रखें और आने वाला दिन जो है पश्चिम बंगाल की जनता के किस तरह से जो है सुरक्षा दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल का किस तरह से विकास किया जाएगा। दंगा और लड़ाई झगड़ा में कोई भी विश्वास नहीं करता है। हम लोग शांति प्रिय जनता है और आज हमारे यहाँ पर जो है जिस वार्ड में हम रहते हैं वहाँ पर हजारों जनता जो है पार्टी ऑफिस के पास खड़ा है, लेकिन हम आपके डिबेट पर बैठे हुए हैं, नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में की जनता जो है महामती मानुष पर विश्वास किया है, पश्चिम बंगाल की जनता जो है टीएमसी पर विश्वास किया है, पश्चिम बंगाल की जनता जो है ममता बनर्जी के ईमानदारी पर विश्वास किया है। और इस ईमानदारी को जो बरकरार रखने के लिए हम सभी भाइयों से एक ही आग्रह करेंगे कि आप लोग पश्चिम बंगाल में शांति बनाए रखिए और ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास कीजिए। ममता बनर्जी आपकी नेत्री है और ममता बनर्जी देश के जो है विकास को आगे ले जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको चलिए, फिलहाल तो ममता जी जीती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी तरह से जीती हैं, हैट्रिक लगी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। लेकिन आपसे जरूर निवेदन करेंगे कि राज्य में कोशिश ये होनी चाहिए कि अब इस तरह की जो हिंसा की राजनीति है वो बंद हो और दूसरी बात कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, ये सबके लिए करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जीते हैं, ममता दीदी जीती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, वास्तव में बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने हैट्रिक लगाई है और दिखा दिया कि बंगाल में तो दरअसल ममता बनर्जी जो हैं वो अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें किसी को कोई दो राय कोई शक नहीं होना चाहिए। हालांकि वो खुद अपना जो चुनाव है वो बहुत करीब मार्जिन से जीती हैं, सिर्फ 1200 वोट से जीती हैं। ये उनके लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है क्योंकि नंदीग्राम में उनकी जीत का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, उनके लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है। लेकिन आने वाला 2024 जो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जी जी, चलिए चलिए, बहुत बधाई आपको, ममता जी के नेतृत्व में ही लड़िए आप। लेकिन कितने भारत में जो है प्रधानमंत्री का लड़ाई जो होगा ममता बनर्जी ही मुख्य चेहरा होगी। चलिए, वो अच्छी बात है, आप जरूर आगे कीजिए। लेकिन बाकी पार्टियां कितनी तैयार होंगी वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। कांग्रेस और लेफ्ट उनको मानेंगे। Certainly, it's an important point that he makes because the fact is that Mamata Banerjee is the only leader who has been able to show that she has been able to stand up in a sense to the growth and the strength of the BJP, because the BJP is moving forward with great strength. Especially in West Bengal, but she was unable to stand still. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बिंदु ये है कि क्या बाकी पार्टियां, बाकी दल जो हैं ममता को कोई लीडर, क्योंकि इस तरह के प्रयास, इस तरह की कोशिश she can always put herself forward as the potential person. इम्पोर्टेंट बात ये है माँ कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जब बीजेपी के नेता वहां पर जाकर प्रचार कर रहे थे तो ममता दीदी ने कहा कि ये बाहरी लोग हैं, बंगाल जो है वो बंगाल के लोग चलाएंगे, बाहरी लोग नहीं आने चाहिए, गुजरात के लोग नहीं आने चाहिए, यूपी के लोग नहीं आने चाहिए। तो जब ममता बनर्जी को अगर नेशनल लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा तो सवाल यह है कि बिहार के, बंगाल या फिर गुजरात के लोग उनको कैसे स्वीकार करेंगे जो अपने राज्य में इनको बाहरी कह देते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय होगा, लेकिन अभी बहुत दूर है, वक्त है 2024। I mean, he just raised a topic, so it's an interesting topic that can be discussed because I mean, among the other leaders who've stood, against, who have managed to hold on, there's Naveen Patnaik. He is not really served in the center to that extent. Mamata Banerjee has had governments in the center. She's been a minister also in the center. So, I mean, these are regional leaders who have definitely developed their own capital. They are strong. Where they go, I mean, who they stand with, whether they want to be with the NDA or any other force. This is something that will have to be debated. But they are definitely political forces that they have proved themselves, and they definitely have a capital, which is something that political analysts need to understand and analyze. बिल्कुल, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो इन चुनाव का बीजेपी के लिए जरूर सदमा है, झटका है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन कांग्रेस के लिए उससे भी बड़ा झटका, सदमा है, क्योंकि पुडुचेरी में कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवा दी है। असम में पार्टी जो है वापसी नहीं कर पाई है, दूसरी बार लगातार हारी है। बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, जहां वो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। केरल में भी
सत्ता में वापसी नहीं हुई है। राहुल गांधी की तमाम ताकत झोंकने के बाद भी केरल में कांग्रेस हारी है। सिर्फ तमिलनाडु में कांग्रेस थोड़ा सा ये सांत्वना ले सकती है कि वहां पे उसके गठबंधन, लेकिन मत भूलिए कि तमिलनाडु में कांग्रेस दरअसल डीएमके के कंधों पर चढ़ करके वहां एक छोटे सहयोगी पार्टी के रूप में सत्ता में जरूर आ रही है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे तो आज के जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़े झटके हैं, सदमे हैं, और इसीलिए कुछ लोग, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद इन चुनाव नतीजे, इस तरह के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से हलचल हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस में ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड का जो है, यंग गार्ड वर्सेस ओल्ड गार्ड की जो लड़ाई चल रही थी, जो कहा जा रहा था G21, वो सब चीजें एक बार फिर से कांग्रेस को परेशान कर सकती हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक। Well, definitely the regional parties have risen at the cost of the Congress. There's no doubt about that, and the Congress is basically piggybacking on many of these regional parties if it has any chance of holding on to any of its national identity. And we can see in Tamil Nadu as well. In Tamil Nadu, we've seen the DMK coming back to power after 10 years. So this is an important victory for them. But we've also seen that the AIADMK, without Jayalalitha, and having run a government for 5 years, has not done too badly. And that is also a message that needs to be analyzed to some extent. जी हाँ, बिल्कुल। बहरहाल इन नतीजों और उस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मार्क को इजाज़त दीजिए। डीडी न्यूज़ पर लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में खबरें होंगी और उसमें भी आपको लगातार इन नतीजों का और साथ साथ कोरोना को लेकर देश में जो कुछ चल रहा है उसका अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार। हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो।